15th वाला क्या है? The light reflected by plane mirror may form real image. क्या प्लेन मिरर रियल इमेज कब बनाता है? जब उस पे पड़ने वाली रेज कन्वर्जिंग आती हैं और लौट के किसी एक पॉइंट पे मिलती हैं, तभी तो बनाता है। तो हो गया जवाब। इफ रे इंसिडेंट ऑन द मिरर डाइवर्जिंग, क्या बताओ किसी मिरर पे कोई रे अगर डाइवर्जिंग है, ऐसी रे इंसिडेंट है, तो वो किसकी होती हैं? रियल ऑब्जेक्ट की होती हैं। इसका मतलब ये ऐसी रेस पड़ रही हैं तो ये किसी ऐसी रेस पड़ रही हैं तो ये किसी वर्चुअल ऑब्जेक्ट की है और टकरा के ऐसे लौटेगी, रियल इमेज बनाएंगी। और ठीक है यार, रह जाए तो बाद में पूछ लेना, मैं आगे बढ़ रहा हूं। तो पिछले क्लास का मेन एजेंडा था डॉट ऑब्जेक्ट की इमेज निकालना। तो हम लोगों ने क्या देखा कि एक डॉट ऑब्जेक्ट की डॉट इमेज, कोई प्लेन मिरर जब बनाता है डॉट ऑब्जेक्ट की डॉट इमेज, तो वो हर रे रिफ्लेक्शन के बाद आंख को धोखा देती है कि इंफॉर्मेशन कहाँ से आ रही है, पीछे से आ रही है। आंख को ऐसा लगता है कि इंफॉर्मेशन यहाँ से आ रही है, तो वो ऑब्जेक्ट की इमेज बोली जाती है। तो हम लोगों ने शो किया था कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हमेशा क्या होती है? सेम होती है। प्लेन मिरर में जो इमेज की डिस्टेंस होती है वही ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है ना। अभी हम लोग बात करने वाले हैं डॉट ऑब्जेक्ट से थोड़ा आगे बढ़ के एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की। सोच यार, एक प्लेन मिरर के सामने ऐसा कोई ऑब्जेक्ट रखा है जो बहुत सारे डॉट से मिलके बना है। तो हम लोग ने यार जो डॉट का रूल पढ़ा है वो रूल हर डॉट के लिए काम करेगा। क्या रूल पढ़ा है? सोच यार, ऐसा एक येलो डॉट है, तो क्या इससे निकलने वाली येलो रेज टकरा के आंख को महसूस कराएंगी कि वो यहां से आ रही हैं? तो क्या ये येलो डॉट दिखना शुरू हो जाएगा? नहीं। क्या इस रेड डॉट से निकलने वाली रेज आंख को महसूस कराएंगी कि वो सामने से आ रही हैं? हम लोगों ने कुछ बातें पढ़ी थी कि कोई भी डॉट जो रेज भेजता है वो टकरा के वापस आती है और हर रे आंख को क्या महसूस कराती है कि इमेज उसके सामने बन रही है। तो क्या इस येलो डॉट की इमेज उसके सामने बनेगी, रेड की सामने बनेगी? क्या जितने भी डॉट यहां हम इमेजिन कर सकते हैं, क्या हर डॉट की इमेज ठीक उसके सामने बनेगी? नहीं। तो अगर मैं कह सकता हूं कि कोई एक पैरेलल ऑब्जेक्ट इस तरह का है, कोई एक पैरेलल ऑब्जेक्ट है जो मिरर के पैरेलल रखा है, ये हमारा मिरर है और मिरर के पैरेलल ऐसा ऑब्जेक्ट रखा है, तो उसकी इमेज भी क्या पैरेलल टू मिरर नजर आएगी? देखो यार, इमेज बनना, एक्चुअली यहां इमेज बनती नहीं, हमें इमेज दिखाई देने का धोखा होता है। यानी ये सब टकरा के आने वाली रेस हमें महसूस कराएंगी कि इमेज इधर है। क्या बात क्लियर है? यानी पैरेलल ऑब्जेक्ट की एक पैरेलल इमेज बनेगी। बात क्लियर है? इसके बाद जैसे मैंने कहा ये एरो राइट है। क्लास छूट जाया कर तो लिंक ले लिया करो, वरना अगली क्लास में बड़ी दिक्कत हो सकती है। ये एरो राइट एरो है, तो क्या बताओ इस डॉट की इमेज यहां बनेगी। ब्लू डॉट ये टॉप पे है, क्या बताओ ये जितनी दूरी पे है उतनी दूरी पे इमेज यहां बनेगी। तो क्या इस बार मैंने ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर रखा है तो इसकी इमेज भी कैसी बनेगी? परपेंडिकुलर। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि यार अभी ये एरो अप था तो इमेज भी कैसी बनी थी? अप। लेकिन यार यहां देखो जरा, ये राइट एरो है तो इमेज कैसी बनी है? लेफ्ट बनी है। तो यार जब तक मिरर के पैरेलल कोई ऑब्जेक्ट रखा है तब तक वो पैरेलल नजर आता है। परपेंडिकुलर बनता है और परपेंडिकुलर होते ही उसमें एक फ्लिप पैदा हो जाती है, एक टर्निंग पैदा हो जाती है। नहीं, राइट एरो क्या बताओ उसके अबाउट 180 डिग्री रोटेट कर गया है, ऐसा हमें इमेज महसूस होगा। हाँ
हाँ, बस यही तो समझने का तरीका ही है, और कोई तरीका है ही नहीं भाई। ये ब्लू डॉट ब्लू उतनी ही दूरी पे बनेगा, रेड ज्यादा दूरी पे तो ज्यादा दूरी पे बनेगा। जब सारे डॉट बनाएंगे तो ये बात हमें समझ में आ जाएगी कि राइट एरो का कैसा एरो बन रहा है, लेफ्ट एरो बन रहा है। बात क्लियर है? यही तरीका ही है। क्या बता रहे, ऐसा एक तिरछा एरो बनाया है मैंने, तो यहां भी मैं एक येलो डॉट बना रहा हूं, क्या उस येलो डॉट की इमेज यहां बनेगी? एक रेड डॉट बना रहा हूं, क्या इस रेड डॉट की यहां इमेज बनेगी? और उसके बीच में जितने डॉट होंगे क्या उन सारे डॉट की इमेज बनेगी? तो यार हम एक चीज देख रहे हैं कि हर डॉट की इमेज उसी के सामने बनती है। तो अगर मैं दो डॉट के बीच का ये लेंथ लेता हूं और इन दोनों डॉट के बीच का ये लेंथ लेता हूं ऑब्जेक्ट और इमेज में, क्या वो लेंथ अलग अलग आएगी या सेम आएगी? हाँ, सेम आएगी। तो यार देखो यार, मैंने कुछ बातें अभी अभी कंक्लूड की हैं। ऑब्जेक्ट इज पैरेलल टू मिरर, तो हम क्या देख रहे हैं? दिस इंप्लाइज कहां लिखा था मैंने? तो ऑब्जेक्ट इज पैरेलल टू मिरर, दिस इंप्लाइज इमेज इज ऑल्सो पैरेलल। ठीक है, ऑब्जेक्ट इज परपेंडिकुलर, दिस इंप्लाइज इमेज इज ऑल्सो परपेंडिकुलर। ऑब्जेक्ट अगर इंक्लाइंड है तो इमेज भी इंक्लाइंड है। नहीं, क्या बता रहे? साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट हर हाल में सेम है कि नहीं यार? चाहे ये मामला हो चाहे ये मामला हो, क्या हर केस में इमेज की साइज और ऑब्जेक्ट का साइज हमेशा सेम बन रहा है? अच्छा मुझे बताओ, एक मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट ऐसा रखा था और ये मिरर थोड़ा सा घूम जाए, ऐसा ऐसा मिरर हो जाए, तो ऑब्जेक्ट के साइज पे फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? ऑब्जेक्ट की लोकेशन पे फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? यार लोकेशन पे फर्क पड़ेगा कि नहीं? यार पहले ये मिरर था तो इमेज उसके सामने ऐसे बन रही होगी। अब मुझे बताओ, ये रेड वाले मिरर के लिए ये डॉट ज्यादा दूर पे हो गया और ये वाला डॉट पास हो गया, तो यार क्या बताओ, ये डॉट मिरर से उतनी ही दूर पे यहां कहीं बनेगा और ये वाला डॉट उतनी दूर पे यहां कहीं बनेगा। तो क्या यार इमेज पहले जहां बन रही थी वहीं बनेगी? नहीं, इमेज नई लोकेशन पे बनेगी। लेकिन क्या अभी भी ये हम कह सकते हैं जितना बड़ा ऑब्जेक्ट ये होगा उतना बड़ा इमेज ये भी होगा? यार ये बात साइज ऑफ इमेज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर होता है फॉर प्लेन मिरर, ये हमेशा वैलिड है। ये सारी बातें मैं किसके लिए लिख रहा हूं? फॉर प्लेन मिरर। क्या ये बात कह सकते हैं? कैसे भी यहाँ कैसे भी रखें, कुछ भी कितने भी एंगल पे रखें, उसका साइज में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। यानी तुम अपनी सूरत ऐसे मिरर सामने रख के देखो या थोड़ा टेढ़ा करके देखो, तो यार टेढ़ा करके देखोगे तो इमेज भी टेढ़ी बन जाएगी मिरर के अंदर। नहीं, क्या गौर किया है कभी यार, मिरर को टेढ़ा रख के तुमने अपने आप को देखा है? हाँ, अरे तुम भी टेढ़े नजर आओगे, लेकिन क्या इमेज छोटी या बड़ी हो जाती है क्या? नहीं। बात क्लियर है? अगर इमेज को मिरर को टेढ़ा कर दिया जाए तो एक सीधा आदमी भी टेढ़ा नजर आता है। तो सारा खेल मिरर का है। मिरर मतलब नजरिया बदलने का है। अगर हम लोग नजरिया बदल दें तो यार, इतनी बातें करने के बाद अभी मैं बात करने वाला हूं घड़ी की। एक घड़ी को अगर मिरर में देखा जाता है तो हमें इल्यूजन हो जाता है। मुझे बता यार, ये एक घड़ी है जिसमें यार वो निशान नहीं लगे हैं, ठीक है? तो बिना मार्क वाली घड़ी में टाइम देखना जानते हो कि नहीं? अरे अंदाजा तो रहता ही है ना भाई। बताओ इस समय कितना बजा है? चलो मैं थोड़ा मार्क बना देता हूं, बस उसमें नंबर नहीं लिखूंगा। थोड़ा यार गड़बड़ मार्क बना दिए मैंने। ओके, पहले मैं 4 मार्क ही बना देता हूं, फिर 1 2 1 2, ओके 1 2 ऐसे बना देते हैं। ठीक, ये इसी के सामने मान लो भाई, 1 2 1 2। बता यार इस समय कितना बजा है?
चलो अब बताएं, थोड़ा सा टिल्टेड है, कितना बजा है? हाँ 3:25 हो रहा है, 3:25। खैर, तो यार अगर हम मुझे इसकी इमेज का समय बताना पड़े तो यार ये बना बनाया तो नहीं मिलेगा, तो तुम्हें क्या करना चाहिए, जैसे यार ये कुछ एंगल से यहाँ टिल्टेड है, तुम्हें यहाँ एक लाइन बना देना चाहिए और नीचे की तरफ उतना ही टिल्टेड हमें एक एरो बना देना चाहिए। यार ये नीचे की तरफ टिल्टेड है तो वो भी नीचे की तरफ टिल्टेड होगा। फिर क्या बता, ये वाला एरो मिरर की तरफ कुछ एंगल से टिल्टेड है तो यहाँ एक रेफरेंस लाइन बना दो, यहाँ भी उतने ही एंगल से लगभग टिल्ट कर दो। अब थोड़ा बहुत अंदाजा तुम्हारा दिमाग भी मैसेज करेगा कि कितना, जितना एंगल ये नीचे टर्न करेगा वो भी यही, बस पलट के नजर आएगा। मुझे बताओ इस समय कितना बजा है? हाँ 8:35। देखो यार ये जो इधर 5 मिनट आगे था वो कहां दिखने लगा, 5 मिनट इधर, तो 8:35। तो यार या तो तुम डायग्राम बना के तुम ऐसा कर सकते हो कि यार इस घड़ी का एक एरो की इमेज यहां बना दो, इमेज बनाना आता ही है यार, साइज वही रहेगा बस पलट जाएगा नहीं। और इस एरो का एरो, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका कहा जाता है कि घड़ी को अपने पन्ने पे गाढ़े पेन से, यानी पेन को काफी टाइट बना के ड्रॉ कर लो, किस पे, पन्ने पे, और फिर पन्ने के पीछे पलट के देखो तो तुम्हें इमेज का समय नजर आ जाएगा। डेमोन्स्ट्रेशन नहीं करना चाहोगे? क्यों नहीं, अपने पन्ने पे कर लो, पता है। तो ये दूसरा तरीका है, तो ये एक तरीका है, वो एक तरीका है। उससे देखो यार तुम अगर तुम ये बनाओगे और पन्ने के पीछे जो हल्का हल्का नजर आता है वो लाइनों से देखोगे तो तुम्हें टाइम नजर आ जाएगा। बाकी और कोई तरीका लगाओगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, इसलिए मैं कोई और तरीके पे बात नहीं करूंगा। क्लियर है भाई? समय देखना आ गया यार, मिरर का समय देखना आ गया, यानी समय को मिरर में देखना आ गया कि नहीं आ रहा है? देखो जरा उसके पीछे, सही आ रहा है? तुमने इमेज बनाई है या ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट बनाया, ओके। वो घंटे वाली सुई छोटी होती है। एक और बात, जैसे कभी हम लोग मान लिया कहीं ऐसा कुछ सीन है कि कोई मिरर इधर है और ऑब्जेक्ट इधर है। मुझे बताओ, मिरर इधर है और ऑब्जेक्ट थोड़ा इधर है, इस जगह पर ऐसा कोई ए बी ऑब्जेक्ट है, बताओ यार इसकी इमेज मिरर पे बनेगी या नहीं? नहीं बनेगी यार। इसके लिए फिर से उस पुराने कॉन्सेप्ट पे जरा जाओ। क्या बताओ, एक डॉट से निकलने वाली रेज, बहुत सारी रेज आंख को धोखा देती हैं कि उसकी इंफॉर्मेशन पीछे से आ रही है, तो ये डॉट बनेगा कि नहीं? यार देखो यार, ये डॉट केवल मिरर के इधर वाले हिस्से से बनेगा, ऊपर वाला हिस्सा गायब है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आंख को वो इमेज, इस बी डॉट की इमेज नजर आएगी कि नहीं? इसी तरह से मैं कह रहा हूं यार, इस ए डॉट से निकलने वाली रेज, मान लिया मैं कुछ रेज ऐसे दिखा देता हूं, एक ये रे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से, एक ये रे लॉ ऑफ, अगर सही सही लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगाओगे तो क्या बता रही, इस ए की भी इमेज उसी जगह बनेगी जहां ए है उसके ठीक सामने। मींस कि यार ऐसा कोई रेड ऑब्जेक्ट तुमने इन दोनों पॉइंट के बीच में रखा है तो क्या उसकी रेड इमेज इन लौटने वाली रेस से हमें महसूस होगी? क्या ये बात समझ पा रहे हैं? इसका मतलब यार ऑब्जेक्ट मिरर के सामने रखा हो या ना रखा हो, हम उसकी इमेज देख सकते हैं। हाँ, यहां मिरर गायब है, तुम्हें थोड़ा मिरर के सामने नीचे से रे रिसीव करना पड़ेगा, यानी तुम्हें अपनी आंख मिरर के सामने रखना पड़ेगी, तभी वो इमेज नजर आएगी। यानी यार कई बार ऐसे होता है, मान लिया शीशा इधर लगा है, हम खड़े इधर हैं, तो क्या हमारी इमेज उस शीशे में बनेगी कि नहीं? यार ऐसा है कि हमें नहीं दिखाई देगी, लेकिन तुम्हें मैं भी दिखाई दूंगा, और मेरी रेज जो टकरा के तुम तक आ रही हैं, क्या वो मिरर के अंदर दिखाई देंगी कि नहीं? क्या ये बात सबने गौर करी है कि इमेज बनने के लिए पर्सन का मिरर के सामने खड़ा होना जरूरी नहीं है। हां, उस पर्सन को अगर इमेज देखना है तो सामने खड़ा होना पड़ेगा। मेरी इमेज अगर उसको देखना है तो मेरी रे टकराएंगी और उसको आंख में
महसूस हो जाएगा तो इमेज सामने नजर आएगी। अभी भी वही रूल है। क्या रूल है? क्या ए डॉट की इमेज ए के सामने बनेगी और बी डॉट की इमेज बी के सामने बनेगी। रूल नहीं बिगड़ा है, जितना ऑब्जेक्ट का साइज है वही इमेज का साइज है। क्या ये बात समझ पा रहे हैं? हाँ, तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है और उससे हम कितनी डिस्टेंस पे कोई मिरर रखें तो उसकी इमेज बनना तय है। बिल्कुल बनना तय है, इनफाइनाइट पे भी रखने से भी तय है। बिल्कुल। बस ये है कि जैसे मिरर का ये प्लेन है, ऑब्जेक्ट मिरर के प्लेन के सामने हो, बिहाइंड ना आ जाए। नहीं तो अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट है और हम लोग उसके एकदम सामने नहीं रखेंगे। हाँ, साइड में रखेंगे, लेकिन अब मिरर की जो लाइन है, मिरर की जो लाइन है, इसको मैं आगे बढ़ा रहा हूं, उसके सामने होना चाहिए। मिरर इतने हिस्से में है, मतलब उसकी रेज मिरर के स्मूथ पार्ट में टकराना चाहिए, ये जरूरी है। यानी क्या ये ऑब्जेक्ट, अगर ए ऑब्जेक्ट इधर हो तो उसकी रेज क्या इमेज बनाएगी कि नहीं? मैं कह रहा हूं मिरर इधर है, एक ऑब्जेक्ट इधर रखा है, बताओ इसकी इमेज इस मिरर में बनेगी कि नहीं? ऑब्जेक्ट इधर रखा है, इमेज बनेगी कि नहीं? बनेगी यार। यहां से रेज आएंगी और टकराने के बाद आपको उसकी इमेज नजर आएगी। तो मैं एडजस्ट करके देखना पड़ेगा, तो मिरर कहीं भी उसकी इमेज नजर आती है। एक क्वेश्चन दिया गया है कि यार एक टावर है और उस टावर को देखने के लिए कुछ दूरी पे एक मिरर रखा है, शायद 60 मीटर की दूरी पे एक मिरर रखा है। क्वेश्चन में मिरर का साइज नहीं बताया गया है, क्वेश्चन में मिरर का साइज नहीं बताया गया है। तो जब साइज नहीं बताया तो हम अपने मन से एक छोटा सा मिरर दिमाग में कंसीडर करेंगे, नहीं? तो अभी बताया, इस टावर्स के टॉप से जाने वाली रेज क्या इस मिरर से टकराएंगी और आंख को ये इमेज कहां नजर आएगी? उसी टावर के नीचे नजर आएगी कि नहीं? बात समझ रहे हैं? जरा लैंग्वेज पढ़े। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया ऐसा कोई टावर है ए बी और किसी 60 मीटर दूर रखे हुए मिरर पे उसकी इमेज देखी गई है, और ना सिर्फ इमेज देखी गई, ऑब्जेक्ट भी देखा गया है। तो यार यही आंख सोचो, मैं थोड़ा ऐसे सीधे रख देता हूं, तो इस आंख को ऑब्जेक्ट नजर आएगा सीधे आने वाली रे से, और इमेज नजर आएगी टकरा के जाने वाली रे से। अरे भाई इमेज देखना है तो ऑब्जेक्ट इमेज की तरफ देखना पड़ेगा, टकरा के लौटने वाली, और अगर ऑब्जेक्ट देखना है तो ऑब्जेक्ट की तरफ आंख रखना पड़ेगी। क्वेश्चन में कहा गया इन दोनों रेस के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो क्वेश्चन बताना था हाइट ऑफ द टावर कितनी है। चलो यार, क्या तुम समझ पा रहे हैं क्या करना है? समझ गए? अरे भाई अगर ये 90 है तो यार ये और ये ज्योमेट्री तो बिल्कुल एक जैसी है ना। अगर ये 90 है तो आधा एंगल कितना होगा? 45। नीचे का आधा कितना होगा? 45। और बता यार अगर ये 45 है तो 1045 इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर, दैट इज h बाई बेस, दैट इज 60, है ना। और 1045 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो 1 इक्वल टू h बाई 60, तो h इक्वल टू कितना आ गया? 60 मीटर। क्या बात समझ में आ रही? तो यार ये इसी पे बेस्ड है कि मिरर के सामने ऑब्जेक्ट नहीं है, फिर भी उस ऑब्जेक्ट को भी डायरेक्ट देखा जा सकता है और उससे लौटने वाली रेस को भी डायरेक्ट देखा जा सकता है। यार जब भी ऑब्जेक्ट इमेज की बात करेगी तो आंखों को कहां सेट करना है ये हमारा अपना डिसीजन होना चाहिए, इसीलिए मैंने सारी चीजें पिछली क्लास में दिखाई और समझाई हैं। क्लियर है? तो जनता की मांग पे एक बार मैं ऑब्जेक्ट की इमेज फिर से दिखा देता हूं, कैसे हमें दिखाई देने का धोखा होता है। ओके,
ध्यान दे जरा सत्वी की, एक ऑब्जेक्ट से डायरेक्ट रेज आ रही है ना, अगर ऐसी रेज आ रही है तो इस रे के क्राउड पैटर्न से ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। ऑब्जेक्ट किस कलर का है वो रे के कलर से पता चलेगा आंख के अंदर जब चली जाएंगी, और कितना दूर या पास है उस रे के इस क्राउड पैटर्न से पता चलता है। ये एंगल अगर बड़ा होने लगता है मतलब पास रखा है, छोटा होने लगता है मतलब दूर रखा है। यानी आंख के अंदर वो सारे सेंस मौजूद हैं जो भीड़ से आंख अंदाजा लगाती। भीड़, रे की भीड़ से अंदाजा लगता है दूरी का, और रे के कलर से अंदाजा लगता है कलर का। नहीं, अब सोचो कि ऑब्जेक्ट वहां न रखे होके मिरर के सामने रखा हो, तो क्या ये रेज टकरा के लौटेंगी? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से कलर ऑब्जेक्ट का है, मिरर का तो है नहीं, तो सारी कलर इंफॉर्मेशन इस ऑब्जेक्ट की है, और हर रे टकरा के नियम के हिसाब से वापस लौट रही है। किस नियम के हिसाब से? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से। तो क्या बताओ, जब ये आंख लौटेगी तो आंख को जो क्राउड मिल रहा है उससे आंख क्या अंदाजा लगाएगी कि इंफॉर्मेशन कहां से आ रही है? पीछे से। तो इसी आंख के होने वाले धोखे को हम क्या बोलते हैं? इमेज। और फिलहाल मिरर में ये जो इमेज बनी इसको हम वर्चुअल इमेज बोलते हैं। क्या बात समझ में आ रही? तो अगर एक डॉट की इमेज उधर बनी है, सोचो यहां कोई येलो डॉट होता तो उसकी इमेज उसी के सामने यहां बनती, बीच में ब्लू डॉट होता तो उसकी, तो एक डॉट की अगर इमेज हम समझ पा रहे हैं तो बहुत सारे डॉट होंगे तो सबकी रे भीड़ में शामिल होंगी। नहीं, क्या बता, अगर मैं इसी जगह पर एक येलो डॉट बना रहा हूं तो क्या उसकी रेज इस आंख को नहीं मिलेंगी? उसकी रेज भी आंख को मिलेंगी, और उसका भी एक कटिंग पॉइंट होगा, और वो कटिंग पॉइंट क्या बताओ, आंख को उसकी इमेज महसूस कराएगा। तो हर डॉट की अपनी रेज मिरर को जाती हैं, टकरा के लौटती हैं, तो आंख को धोखा होता है कि वहां इमेज है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? तो इसी से हम एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का इमेज कॉन्सेप्ट भी समझ पा रहे हैं। वापस आ जाते हैं हम लोग अपने ओरिजिनल डिस्कशन पे। एक बहुत फेमस डिस्कशन है कि एक पर्सन को अपनी पूरी इमेज देखने के लिए कम से कम कितनी हाइट का मिरर चाहिए। कितना हाइट का मिरर चाहिए होता है अगर आदमी को अपनी पूरी इमेज देखना? मिनिमम कितने हाइट का मिरर चाहिए? हाँ, उसकी हाइट का आधा। ये बहुत फेमस आंसर है, ठीक है। तो कितने लोगों को पहले से पता था? ओके, अच्छा, इसको देख के पता चला होगा। किसने बताया? चलो इसको हम लोग लाने की कोशिश करते हैं, एक बार समझने की कोशिश करते हैं कैसे, क्योंकि समझ में आएगा तो हम बहुत सारे और भी जवाब दे पाएंगे इसमें। देखो यार, मैंने थोड़ी देर के लिए मिरर पर्सन की हाइट का ले लिया है। ये हमने एक मिरर लिया है जिसकी हाइट पर्सन के बराबर है, ये मिरर ले लिया है, ठीक है। बता, देखने के लिए क्या जरूरी है? कोई भी डॉट देखना है तो उस डॉट से लौटने वाली रेज हमारी आंख तक जाना चाहिए। तो क्या मैं कह सकता हूं पैर के बॉटम की रेज आंख पे जाए तो क्या इसको पैर दिख जाएगा? सर के टॉप की रेज जाए तो सर का टॉप दिख जाएगा। अभी बीच की कोई रे रिफ्लेक्ट करेगी, वो भी आंख तक जाएगी। वही रे काम की है जो आंख तक जा रही है, बाकी कोई रे कम से कम इस आदमी के काम की नहीं है। तो क्या बताओ, ये जो लौटने वाली रेज हैं वो आंख को उसके सामने इमेज दिखाएगी। इसका बेटर एनिमेशन था, खैर। तो यार ये रिटर्निंग रेज आंख को पैर का ये हिस्सा दिखाएगी, ये रिटर्निंग रेज आंख सर का टॉप दिखाएगी, ठीक है। और ये वाली रिटर्निंग रे घुटना दिखाएगी, घुटने से चली है रे। ये क्या समझ पा रहे हैं? हर डॉट की इंफॉर्मेशन जब टकरा के लौट रही है तो आंख को धोखा दे रही है। मुझे पता है पैर का बॉटम एक बाउंड्री डिसाइड कर रहा है, इसके नीचे मिरर हो अथवा ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह से क्या बता, इस रिफ्लेक्शन के ऊपर मिरर हो अथवा ना हो मैटर नहीं करता है, क्योंकि बाकी सारे रिफ्लेक्शन टॉप से लेके, भाई पैर के बॉटम से सर का टॉप दिख गया तो बाकी सब रिफ्लेक्शन इस नॉर्मल और इस नॉर्मल के बीच ही में तो सारे रिफ्लेक्शन होंगे। तो क्या घुटने वाला रिफ्लेक्शन कहां हुआ है? नीचे के ऊपर हुआ है कि नहीं? यानी यार मिरर कम से कम इस नॉर्मल और इस नॉर्मल के बीच में इतना मिरर होना चाहिए तो हमारा काम बन जाएगा। क्या इसके नीचे वाला मिरर काम का नहीं है और इस नॉर्मल के ऊपर वाला मिरर काम का नहीं है? तो यार ये
हाइट h/2 है, ये हम कैसे शो कर सकते हैं? देखो जरा, मैंने यार आंख के नीचे इतनी हाइट को, मैंने यार आंख के नीचे इतनी हाइट को x मान लिया है, x मान लिया, और आंख के ऊपर इतनी हाइट को क्या मान लिया है? y। अब मुझे बता यार, ये जितने भी रेज हैं वो सब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो कर रही है कि नहीं? अगर ये अल्फा है तो ये भी क्या होगा? अल्फा होगा। अगर ये बीटा है तो ये भी क्या होगा? बीटा। तो क्या अल्फा के सामने ये लेंथ और इस अल्फा के सामने ये लेंथ, यानी आंख के नीचे ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होगी कि नहीं? इसी तरह से अगर ये बीटा है तो ये भी क्या होगा? बीटा। अगर मैं ये हाइट को y माना था तो ये लेंथ y/2 होगी और ये लेंथ y/2 होगी। दिख रहा है? मुझे बताओ, इस नॉर्मल और इस नॉर्मल के बीच में ये लंबाई में x का कितना हिस्सा शामिल है, y का कितना हिस्सा शामिल है? अरे देखो, पूरे को x, आंख के नीचे पूरे को x माना था, तो बताओ यार इस नॉर्मल के ऊपर ये लेंथ कितनी है? x/2। मैंने आंख के ऊपर इतनी हाइट को y माना था, तो ये कितना है? y/2। तो बता यार, क्या हम मिरर की हाइट x/2 प्लस y/2 यानी x प्लस y/2 कह सकते हैं कि नहीं? और बता यार x और y मिलके किसके बराबर है? यार देखो, आंख के नीचे x, आंख के ऊपर y, तो x और y मिलके कितना है? h। तो बता यार, ये आंसर कितना आ गया? h/2। क्या लॉजिक समझ में आ रहा है? चलो यार, मैं कहता हूं एक आदमी 200 मीटर का है, 200 सेंटीमीटर का है, 2 मीटर का, ऑस्ट्रेलियन है, 2 मीटर का है। तो मुझे बताओ उसकी इमेज बनने के लिए, पहला क्वेश्चन, उसकी इमेज कितनी बड़ी बनेगी? 2 मीटर की। इसमें कंफ्यूज मत होना है कि हम लोग, क्योंकि आदमी के लिए हमेशा मिरर वाला क्वेश्चन याद करके जाते हैं कि आधी हाइट का होता है, दिमाग में चला आधी हाइट आधी हाइट आधी हाइट। 2 मीटर का आदमी है तो इसकी इमेज कितनी बनेगी? 2 मीटर बनेगी। मैंने मिरर का क्वेश्चन अभी नहीं पूछा, मिरर की हाइट कितनी होगी? मिनिमम मिरर कितना चाहिए? मिनिमम मिरर 1 मीटर चाहिए। नहीं? क्या ये बात समझ में आ रही? अब जरा इसमें ट्विस्ट सुनो। एक आदमी है जिसकी आंखें 180 सेंटीमीटर पे है और आंख से ऊपर 20 सेंटीमीटर है, ठीक है? तो बताओ उसको कितने हाइट का मिरर चाहिए मिनिमम? बोलो। एक आदमी है 200 सेंटीमीटर का, उसकी आंखें 180 सेंटीमीटर पे हैं और आंख के ऊपर 20 सेंटीमीटर है, उसको मिनिमम कितने हाइट का मिरर चाहिए? बोलो। यार ये बताओ, यहां उसकी आंखें क्या टॉप पे थी क्या? जो मैंने ये डायग्राम बनाया है तो इसमें भी तो आंखें x, नीचे से x है और ऊपर से y नीचे है, तो आंखों की पोजीशन से आंसर पे फर्क पड़ेगा क्या? मान लिया किसी की आंखें 20 सेंटीमीटर नीचे हैं, किसी की 10 सेंटीमीटर, होता है दिव्यांग टाइप के लोग अलग अलग, मान लिया दूसरी ग्रह से आया है, तो क्या उससे आंसर में फर्क पड़ रहा है? जरा देखो, आंसर x प्लस y/2 आया है, तो क्या x की वैल्यू और y की वैल्यू बदल जाए तो आंसर पे फर्क पड़ेगा? अगर उसका सम नहीं बदला है तो आंसर पे कोई फर्क। तो ये जो काम मैंने किया है अभी अभी, यही राइटर का धर्म है कि तुम्हें हर तरह से कंफ्यूज करने की कोशिश की जाए। बता, आंख की पोजीशन, 200 सेंटीमीटर का आदमी, आंख की पोजीशन कहीं भी हो, उसकी आंख घुटनों में क्यों ना हो, ऑपरेशन के जरिए किसी ने अपनी आंख थोड़ा नीचे करवा ली है, तो क्या उससे आंसर में फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। दूसरी बात, क्वेश्चन पूछा जाए, चलो यार मैंने क्वेश्चन में क्या लिखा? अ मैन ऑफ हाइट 200 सेंटीमीटर एंड हिज आईज आर 180 सेंटीमीटर अबव ग्राउंड, ठीक है यार, अबव ग्राउंड। तो पहला आंसर तुमने क्या बताया? साइज ऑफ इमेज कितनी बनेगी? 200 सेंटीमीटर, नो डाउट। दूसरा क्वेश्चन मैंने पूछा, मिनिमम साइज ऑफ मिरर रिक्वायर्ड, तो तुमने बताया 100 सेंटीमीटर। सीधी सी बात है, आदमी की हाइट मैटर करती है, आदमी की आंखें मैटर, आंख मैटर करती भैया देखने के लिए, आंख तो मैटर करती है, बट आंख कहां है ये मैटर नहीं करता है। बात समझ रहा है? एक मैंने मॉन्स्टर देखा है टीवी में जिसकी आंख ऐसे निकली होती है, ऊपर इधर निकली होती है, नहीं पता है, उसको अपनी पूरी बॉडी देखने के लिए टॉप नॉर्मल नहीं चाहिए,
आंखें ही टॉप पे है। तो पता है उसको एकदम 0 साइज के मिरर से पूरा दिखाई दे जाएगी बॉडी। 0 साइज से दिखाई देगी? नहीं, 0 साइज से नहीं दिखाई देगी। इधर से भी तो नॉर्मल दिखा है, इसको भी h/2 ही चाहिए होगा। नहीं मैटर करेगा, उसका भी h/2। खैर चलो यार, क्वेश्चन नंबर 3, मान लिया मेरे पास मिनिमम साइज ऑफ मिरर है, तो उसको कितनी ऊंचाई पे रखना चाहिए? क्या उसको कहीं भी रखोगे चलेगा? क्या ये मिरर इसी जगह होगा तभी तो काम बनेगा? और ये 1 मीटर का मिरर अगर थोड़ा नीचे कर दो तो काम चल जाएगा? नहीं। क्या इस मिरर को हमें कितनी ऊंचाई पे रखना चाहिए? हाइट above the ground, we should place the mirror. Above the ground we should place the mirror. जब मैं द मिरर कह रहा हूं तो मैं किस मिरर की बात कर रहा हूं? वो जो 1 मीटर हाइट का तुमने मिरर बताया उसकी बात कर रहा हूं। कितनी ऊंचाई पे होना चाहिए यार? अब इस आंसर को लाने के लिए तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा कि आंख कितनी ऊंचाई पे है। नहीं, अरे देखो, क्या आंख अगर x ऊंचाई पे थी तो ये नीचे वाला नॉर्मल यहां से x/2 पे था कि नहीं था? तो क्या बताओ हमारे मिरर का नीचे वाला हिस्सा x/2 ऊंचाई पे होना चाहिए। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? 90/2 180/2, दैट इज 90 सेंटीमीटर अबव द ग्राउंड। तो इतने तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछे तुम्हें हर चीज की क्लैरिटी है। अगर ये ज्योमेट्री तुम्हें याद आ जाती है तो सब कुछ याद आ जाएगा। थ्योरी नोट्स लिखने से कभी कोई फायदा नहीं है। अगर तुम इस ज्योमेट्री को समझ पा रहे हो तो आंसर सारे तुरंत बयान कर सकते हो। क्या ये ज्योमेट्री समझ में आ रही है या मुझे कुछ और बताने की जरूरत है? ठीक है, इसमें यार यही क्वेश्चन फेमस है। चलो यार एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इस बार पर्सन अपने आप को नहीं देख रहा है, ये पर्सन किसको देखने वाला है? इसके पीछे एक h ऊंचाई की दीवार है, ये किसको देखने वाला है? दीवार को देखेगा। और ये पर्सन बिल्कुल बीचों बीच है, d इधर डिस्टेंस है, d इधर डिस्टेंस, और सामने क्या रखा है? मिरर। क्वेश्चन है दीवार देखने के लिए कितना मिनिमम साइज ऑफ मिरर चाहिए? हाँ, तो क्या पिछली ज्योमेट्री और ये ज्योमेट्री बिल्कुल सेम है? पिछली बार आदमी अपने आप को देख रहा था, इस बार किसको देखना है? दीवार को। तो यार कैसे दीवार को देखेगा जरा समझे। दीवार के टॉप से आने वाली रे आंख पे जाएगी वो नॉर्मल, और बॉटम से आने वाली रे जो आंख पे जाएगी वो नॉर्मल। ये दो नॉर्मल डिसाइड करेंगे कि मिनिमम कितना हाइट चाहिए। पूरी दीवार दिखाने के लिए ये दो नॉर्मल इंपॉर्टेंट है। क्या इनके ऊपर वाली रेज जो रिफ्लेक्ट करेंगी और इनके नीचे वाली रेज जो रिफ्लेक्ट करेंगी उसके लिए सारा काम इसी के बीच में पड़ जाएगा। यानी ये नॉर्मल और ये नॉर्मल, दो नॉर्मल इंपॉर्टेंट है, इनके बीच का मिरर चाहिए। इतने मिरर से वो पूरी दीवार देख सकता है। क्या क्वेश्चन समझ में आ रही है कहानी? तो यार ये हाइट तुम्हें शो करना है कि ये हाइट इस h का कितना है। तो आंसर तो तुम्हें दिख ही रहा है, उसमें दिया है कि नहीं दिया? नहीं दिया है तो मैं बता देता हूं, इसका आंसर आने वाला है h/3। तो तुम्हें शो करना है कि ये हाइट h/3 कैसे है। कोई हिंट चाहिए? ऐसे ही शो कर लोगे बिना हिंट के। चलो सर नीचे वाली रे ब्लॉक नहीं हो जाएगी? ऐसा है ना कि ये बात सही है, नीचे वाली रे। तो हम इस आदमी को केवल आदमी का पर्सन रखते हैं, पर्सन का ये गला काट के बाकी हटा देते हैं।
भाई दीवार ऐसे मानो कि दीवार इतनी चौड़ी है बाहर, ये दीवार पोल थोड़ी है बिजली का, दीवार चौड़ी है तो अगल बगल से रे निकल के भी तो आंख पे जा सकती है। तो ऐसे सोचो थोड़ा सा, मतलब हम लोग को ब्रॉड करना है, या फिर ऐसे सोच लो कि आदमी का गला कटा हुआ है, केवल आंख बची है, ठीक है, वायरिंग के जरिए किसी ने जोड़ दिया है। तो हम दीवार मतलब ऐसे ऐसे मानेंगे तो अगल बगल से भी रे आंख पे जा सकती है, हम उसका साइड व्यू बना रहे हैं। क्वेश्चन एकदम फीजिबल है, लेकिन अब यह है कि हम लोग इसका अपने मन से ही जवाब सोच सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है। इसने एक स्टूल रखा है ऐसे, स्टूल, और स्टूल में ये बैठा हुआ है ऐसे। नहीं तो स्टूल वो वाला है ना, कांच का, पूरा कांच का बना है, अगल बगल सब कांच का बना है, कांच का बना है, या उसने वो मेटल के रॉड हैं तो नीचे से रेज निकल रही। कुछ तो सोचना है, ले देके हमें कुल मिला के इमेज दिखाना है उसको, वो सारे जवाब हमें खुद से सोचना है। हाँ भाई राधिका, क्लियर है? यस सर। हाँ, हमें आंसर क्वेश्चन बनाने वाले पे डाउट नहीं करना है। हाँ सही है, बिल्कुल सही है, ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। हिंट है, आंसर h/3 है। थोड़ा और हिंट करके बात करो। अब मुझे सॉल्यूशन चाहिए पहले, उसके बाद कोई एक आध जने दिखा दे, उसके बाद कोई आइडिया, कोई क्लू, कुछ मैथ्स ऐसे लगाओ, कुछ ज्योमेट्री लगाओ, शायद आंसर आएगा। सर इस इंसान की हाइट कितनी है? देखो यार, एक तो लॉजिक ये है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ज्योमेट्री ये दिखाई थी रिटर्न जर्नी वाली, इससे हम चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। मुझे बता यार, ये दीवार कितनी दूरी पे है, 2D, तो इमेज भी कितनी दूरी पे बनेगी, 2D। या देखो यार, एक ट्राइंगल हमें ये नजर आ रहा है, ये ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में इसकी दूरी d है, और अगर ये इसी का एक छोटा ट्राइंगल हमने यहां बनाया है तो ये d दूरी पे है, और इसी साइड को लेके हमने एक बड़ा ट्राइंगल बनाया है, ये इनको बोलते हैं, ये ट्राइंगल एक जैसे एंगल वाले ट्राइंगल हैं, क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रेंट, क्या बोलते हैं यार, एक जैसे एंगल वाले ट्राइंगल हैं। तो क्या बता यार, इस हाइट और d का रेशियो और इस हाइट और इस डिस्टेंस का रेशियो वो सेम होगा। ये एक प्रॉपर्टी है, अगर किसी को पता है, नहीं तो हम दूसरा मेथड भी करने वाले हैं। तो यार h/3 डिवाइड बाई d, सॉरी ये तो पता ही नहीं ना, यही तो निकालना है, इसको हम स्मॉल h मान लेते, तो स्मॉल h/d इज इक्वल टू कैपिटल h/3d। तो बता डी डी कैंसिल, स्मॉल h का आंसर कितना आ गया, h/3। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका वही नॉर्मल वाला तरीका, यार हम इसकी आंख के नीचे x हाइट मान लेते हैं और आंख के ऊपर y हाइट मान लेते हैं। ये y हाइट है और ये x हाइट है। मैंने यार एक नॉर्मल इधर बनाया है, एक नॉर्मल इधर बनाया है। क्या बताओ, इस दो नॉर्मल बनाए हैं मैंने। अच्छा बता यार, ये एंगल अल्फा है तो ये भी एंगल क्या होगा, अल्फा है। तो यार इस x को, इसके सामने ये लेंथ, इसके सामने ये लेंथ, क्या बताओ ये अल्फा है तो ये भी क्या होगा, अल्फा होगा। तो यार ये लेंथ x, ये लेंथ और ये लेंथ, ये तीनों बराबर होंगी कि नहीं, कैसे यार, ये अल्फा के सामने की लेंथ है, ये भी अल्फा के सामने की, ये भी अल्फा के सामने की है, और क्योंकि यार इसका भी बेस d है और इनका बेस भी क्या है, d है, तो अगर बेस सेम है, एंगल सेम है, तो सामने का परपेंडिकुलर भी तो तीनों ट्राइंगल में सेम होगा। यार इस बार 3 ट्राइंगल बने यार। तो मुझे बताओ, अगर आंख के नीचे x लेंथ थी तो एक पोर्शन को तुम x/3 लिख सकते हो कि नहीं,
बाय द सेम लॉजिक, ये बीटा एंगल है, ये बीटा एंगल है, तो क्या बताओ ये भी बीटा एंगल होगा। एक सीधी लाइन ऊपर मैं बना रहा हूं, बीटा के सामने ये लेंथ, बीटा के सामने ये लेंथ, बीटा के सामने ये लेंथ, क्या तीनों लेंथ सेम होंगी कि नहीं। तो अगर आंख के ऊपर वाई हाइट तुमने मान रखी है तो बता यार मिरर में वो लेंथ का कितना हिस्सा शामिल किया गया है, y/3। तो ये टोटल लेंथ क्या x/3 प्लस y/3 दैट इज x प्लस y/3 दैट इज h/3। ठीक है, किसी ना किसी तरीके से हमें इसका आंसर रट लेना है, अगर सीधे सीधे आता है तो हम आंसर टिक कर देंगे। क्या समझ पा रहे हैं? मेरे ख्याल से कनेक्ट करने के लिए ये ज़्यादा बढ़िया है और आंसर निकालने के लिए वो ज़्यादा बढ़िया है। कोई दिक्कत है? सर अगर ऑब्जर्वर की हाइट अलग होगी तो मिरर की हाइट ग्राउंड से भी अलग होगी। ये बताओ, आंसर x प्लस y/2 आया है, जहां पे x प्लस वाई दीवार की हाइट है। तो सोचो अगर मैंने आदमी की आंख x की बजाय कुछ और वैल्यू ले ली होती तो y छोटा हो जाता, सब में फर्क पड़ेगा क्या? सर बट मिरर की हाइट ग्राउंड से वो चेंज होगी या सेम रहेगी, मतलब बिल्कुल चेंज होगी, ग्राउंड से चेंज होगी। आदमी मैं मिनिमम हाइट ऑफ मिरर निकालने की बात कर रहा हूं। ये मैंने क्या निकाला है, मिनिमम हाइट ऑफ मिरर रिक्वायर्ड। अब अगर कोई ये पूछे कि बता इस मिनिमम हाइट मिरर यानी h/3 वाले हाइट के मिरर को कितनी ऊंचाई पे रखना है, तो उसके लिए आदमी की आंख इंपॉर्टेंट है, तो हम उसका आंसर देंगे 2x/3, जहां पे x क्या है, पर्सन की हाइट है। समझ पा रहे हैं? यानी मिरर कितनी ऊंचाई पे रखना है इसके लिए आंसर हमेशा आदमी की आंख पे डिपेंड करेगा, लेकिन मिरर कितना चाहिए मिनिमम, उसका आंसर ना आंख की पोजीशन पे डिपेंड करेगा ना आदमी की हाइट पे डिपेंड करेगा। क्या समझ पा रहे हैं? यस सर। हाँ, डी पे डिपेंड करेगा। अभी हम लोगों ने डी सेम मान के ही आंसर निकाला है, डी कुछ और होगा तो ऑब्वियसली आंसर बदल जाएगा, तो मैथ्स थोड़ा अलग लेवल की लगेगी। बट ऐसा क्वेश्चन तुम लोगों से कम नहीं पूछा जाएगा। अल्फा अल्फा बीटा बीटा, ये भी अल्फा, तो x के 3 हिस्से हैं, x/3 x/3 x/3। तो बताओ मिरर में हमने कितना हिस्सा शामिल किया है, x/3। इसी तरह से मैंने इस पूरी ऊंचाई को y मान लिया था, तो मिरर में कितना शामिल किया है, y/3, इसलिए x प्लस y/3। नोट कर लिया भाई? फिर से हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट पे बातें करने वाले हैं। सोचे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मिरर के सामने मूव करना स्टार्ट कर दें। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट मैंने कहा था हर डॉट की इमेज बनती है और वही डॉट मिलके कोई शेप बनाते हैं। खैर अभी मैं कह रहा हूं कोई ऑब्जेक्ट मिरर के सामने चलना स्टार्ट कर दे,
देखो जरा ऐसे चल रहा है, ठीक है, तो क्या जैसे जैसे ऑब्जेक्ट चलेगा डिस्टेंसेस बदलता हुआ वैसे वैसे इमेज भी चलेगी डिस्टेंस बदलता हुआ कि नहीं? अभी मैं कह रहा हूं यार कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मिरर के पैरेलल ऊपर की तरफ चलना शुरू करे ऐसे किसी वेलोसिटी से, तो इमेज का क्या होगा? इमेज भी पैरेलल चलेगी क्योंकि इसमें डिस्टेंस सेम रख रहा है। अगर कोई ऑब्जेक्ट मिरर के परपेंडिकुलर चले तो इमेज कैसे चलेगी? परपेंडिकुलर चलेगी, नहीं? और अगर ऑब्जेक्ट तिरछा चल रहा है तो इमेज भी तिरछा चलेगी। क्या ये तीनों बातें समझ पा रहे हैं? खैर, ऑब्जेक्ट और इमेज का डीएक्स सेम रहेगा। हाँ दोनों का, क्योंकि साइज सेम हुआ करता था, क्योंकि साइज सेम हुआ करता था, तो साइज का मतलब आप ऐसे सोचो कि डॉट ऑब्जेक्ट अपनी जगह बार बार बदल रहा है, तो हर नई जगह पे, क्या हर नई जगह पे वो अपनी नई जगह के हिसाब से उसके ठीक सामने ही इमेज बनाएगा कि नहीं? मान लिया ऑब्जेक्ट यार 4 मीटर पर सेकंड से मिरर की तरफ चल रहा है, तो बताओ इमेज कितने से चलेगी? हाँ बताएं। 4 मीटर पर सेकंड से लेफ्ट चलेगी, नहीं? अगर कोई ऑब्जेक्ट 4 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा है तो 4 मीटर पर सेकंड से लेफ्ट चलेगा। इसको वेक्टर लुक में क्या लिख सकते हैं? अगर इसकी वेलोसिटी 4 आई है तो इमेज की वेलोसिटी -4 आई है, नहीं? इसी तरह से अगर मिरर के सामने ऑब्जेक्ट 4 मीटर पर सेकंड से पैरेलल ऊपर चल रहा है तो ऊपर चलेगा। यानी ऑब्जेक्ट को हम क्या लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में? 4j, तो इमेज की वेलोसिटी भी क्या होगी? 4j, नहीं? अगर मैं कहता हूं कि कोई ऑब्जेक्ट तिरछा चल रहा है कुछ समथिंग 4i 3j से, ऐसा चल रहा है 4i 3j से, तो इमेज क्या बता रहा है? वो आगे और ऊपर जा रहा है तो इमेज पीछे और ऊपर जाएगी, यानी उसकी इमेज की वेलोसिटी होगी -4i + 3j। ले देख यार, यहां से हमने एक कंक्लूजन बना लिया है। क्या कंक्लूजन बनाया है? कि इमेज की वेलोसिटी का वो कंपोनेंट का साइन चेंज हो जाता है जो परपेंडिकुलर टू द मिरर है। रूल क्या है? रूल यह है कि velocity of image has opposite sign for the component perpendicular to mirror। जो कंपोनेंट वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, जो मिरर के परपेंडिकुलर, उसका साइन पलट जाएगा। क्या ये बात समझ पा रहे हैं? तो खैर हम लोग जब ये कहते हैं कि यार ये ऑब्जेक्ट 4 मीटर पर सेकंड आगे बढ़ रहा है, तो इसका मतलब मिरर से उसकी दूरी हर सेकंड कितनी कम हो रही है? 4 मीटर। तो यार क्या इमेज से भी उसकी दूरी कितनी कम हो रही होगी? 4 मीटर। लॉजिक यही है कि सारी दूरियां हमेशा मिरर से ली जाती हैं, कितनी नहीं। यानी कल को सोचो कि ये मिरर भी चलने लगे तो वेलोसिटी मिरर के रिस्पेक्ट में इंपॉर्टेंट होगी या ग्राउंड के रिस्पेक्ट में? मिरर के रिस्पेक्ट में। ये बात पहले तो समझने की जरूरत है कि कल को अगर ये मिरर भी चलने लगे तो इनका फासला जिस हिसाब से बदलेगा, इमेज भी अपना फासला उसी हिसाब से बदलेगी। यानी वेलोसिटी मिरर के रिस्पेक्ट में इंपॉर्टेंट है या ग्राउंड के रिस्पेक्ट में? मिरर के रिस्पेक्ट में। लेकिन क्योंकि अभी मिरर रुका है तो वही वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है, वही वेलोसिटी मिरर के रिस्पेक्ट में है। क्या अभी मिरर चल रहा है क्या? अगर मैं कहूं ये 4 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में है, तो क्या बोलोगे? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में भी है और मिरर के रिस्पेक्ट में भी है। लेकिन बहुत जनरल बात करना हो तो यार ये जो हमने रूल बनाया है कि कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू मिरर, उसका साइन अपोजिट हो जाता है। और दूसरी बात, मैग्नीट्यूड और कंपोनेंट क्या रहते हैं हमेशा? और ऑफ कंपोनेंट
will be same in the image। यानी यार इमेज में वेलोसिटी के कंपोनेंट के मैग्नीट्यूड नहीं बदलते, केवल क्या बदलता है, साइन। तो जब मैं ये वेलोसिटी की बात कर रहा हूं तो ये वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में होना चाहिए, हाँ, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर विद रिस्पेक्ट टू मिरर। ये सारी वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में होना चाहिए, ये रूल जो नीचे वाला है वो सब किसके रिस्पेक्ट में काम करेगा, जब मिरर के रिस्पेक्ट में होगा। तो यार फिलहाल ये डिस्कशन बहुत आसान है। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मिरर के रिस्पेक्ट में 4 आई है, तो इमेज की वेलोसिटी मिरर के रिस्पेक्ट में -4 आई है, नहीं है ना। ये भी ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर है, ये इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर है, ये भी ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर है, ये भी इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर है। तो कहानी में ट्विस्ट कब आएगा, हाँ, जब मिरर भी चलने लगेगा। तो यार अब दो चीजें हैं, अगर मिरर चलने लगे, मैं उसके लिए सबसे पहले कुछ फॉर्मूले लिख रहा हूं जो हमने रिलेटिव मोशन में पढ़ा है। अगर एक ऑब्जेक्ट ए एक ऑब्जेक्ट बी दोनों ही मूव कर रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, किसी कॉमन फ्रेम में। कॉमन फ्रेम आमतौर पे क्या माना जाता है, ग्राउंड। तो अगर मुझे ए की वेलोसिटी पता है किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, बी की वेलोसिटी पता है किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी यानी रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला होता था ए माइनस बी, जहां ए भी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होता था और बी भी। ये रिलेटिव मोशन टाइप 1 है जो मैंने रेन प्रॉब्लम समझाने के लिए कभी यूज किया था। बात क्लियर है। यानी अगर मैं कह रहा हूं कि आदमी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में भाग रहा है और रेन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में गिर रही है, तो आदमी भागते हुए आदमी के लिए रेन अलग नजर आएगी और वो इस रूल के हिसाब से नजर आएगी। एक ट्रेन चल रही है ए, एक ट्रेन चल रही है बी, अगर उनका रिलेटिव मोशन समझना है तो ये फॉर्मूला काम आएगा। दो कार चल रही हैं, उनका रिलेटिव मोशन समझना है तो ये फॉर्मूला, क्योंकि दोनों ग्राउंड के रिस्पेक्ट में चल रही है, उनके आपस का रिलेटिव मोशन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो अगर कल को कोई कहता है ऑब्जेक्ट और इमेज इनका आपस का रिलेटिव मोशन डील करना है, तो यार ऑब्जेक्ट किसके रिस्पेक्ट में चल रहा है, ग्राउंड ने बोलो, मिरर बोलो। वैसे फिलहाल इस केस में तो ग्राउंड और मिरर एक ही बात है, लेकिन वो कॉमन फ्रेम क्या होगा, मिरर। यार ऐसा है कि मैं यहां आदमी बिठाया हूं एक, तुम्हें दिख रहा है ये, इसका नाम है मिरर। भाई मिरर को तो दिखाई नहीं देता ना, तो हमने उसके एक आदमी बिठा दिया और उसका नाम क्या रखा है, जिस तरीके से हम रिक्शे वाले को रिक्शा कह देते हैं, आलू के ठेले वाले को ए आलू इधर आओ, रद्दी वाले को ए रद्दी इधर आओ, ऐसे बोल देते हैं। इस तरह से हमने इस मिरर वाले को क्या बोला है, मिरर। इसका नाम क्या है, मिरर। मैंने मिरर से ये मिरर को जो वेलोसिटी नजर आएगी वही इंपॉर्टेंट है, ग्राउंड में क्या है वो मैटर नहीं करता। तो मैं कहूंगा यार इस आदमी के हिसाब से ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी भी पता है और इसी आदमी के हिसाब से किसकी वेलोसिटी भी पता है, इमेज की। तो अगर रिलेटिव वेलोसिटी दोनों की लाना हो तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, वो नहीं है, ठीक है। एक तो ये क्वेश्चन हो सकता है। फिर एक और रिलेटिव मोशन टाइप था, वो टाइप क्या था कि बोट रिवर के ऊपर और रिवर ग्राउंड के ऊपर। अगर बोट रिवर के ऊपर चल रही है, रिवर ग्राउंड के ऊपर, और हमें बोट का मोशन डिस्कस करना है, तो ये वो डिस्कशन नहीं है जो अभी कर रहे थे। यार बोट इंडिपेंडेंट नहीं चल रही है, बोट किसके ऊपर चल रही है, रिवर, और रिवर किसके ऊपर, ग्राउंड। तो ऐसा मोशन है यार कि ए बी के रिस्पेक्ट में और बी किसके रिस्पेक्ट में, सी के रिस्पेक्ट में, ऐसे चल रहा है, और मुझे ए और सी का रिलेटिव मोशन डील करना पड़ जाए, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी होता था ए विद रिस्पेक्ट टू बी प्लस बी विद रिस्पेक्ट टू सी। ये कौन सा है, रिलेटिव मोशन टाइप 2 है। यानी अगर मैं बोट का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जानना चाहता हूं तो बोट रिवर के ऊपर, रिवर ग्राउंड के ऊपर, वो दोनों जोड़ोगे वेक्टोरियल, तब आंसर मिलता था। इस तरह की कैटेगरी का क्वेश्चन क्या हो सकता है यहां पर, अगर कोई तुमसे पूछा है इमेज की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बताओ, तो इमेज की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में सीधे सोची ही नहीं जा सकती। इमेज की वेलोसिटी हमेशा पहले किसके रिस्पेक्ट में आती है, मिरर के रिस्पेक्ट में। तो यार इमेज की वेलोसिटी पहले मिरर के रिस्पेक्ट में निकालोगे, फिर किसके रिस्पेक्ट में निकालोगे, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। हालांकि जब तक मिरर चल नहीं रहा तब तक ये क्वेश्चन का बेसिकली इमेज की वेलोसिटी वही है जो मिरर के लिए, वही है जो ग्राउंड के लिए है। तो अभी कोई तुमसे पूछे बताओ ये जो इमेज की वेलोसिटी है वो किसके रिस्पेक्ट में है, मिरर के रिस्पेक्ट में भी है या
ग्राउंड के रिस्पेक्ट में भी है, यही बोला जाएगा। बता ये वेलोसिटी मिरर के रिस्पेक्ट में है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है? मिरर के रिस्पेक्ट में भी है और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में भी है। अरे अभी कोई अंतर थोड़ी है। चलो मैं इन सारे क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन पूछने वाला हूं, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। इन सारे क्वेश्चन में अगर कोई तुमसे इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट पूछे तो फॉर्मूला क्या लगाओगे? ए विद रिस्पेक्ट टू बी का फॉर्मूला क्या है? ए विद रिस्पेक्ट टू सी माइनस बी विद रिस्पेक्ट टू सी। अरे यही तो फॉर्मूला है। अगर मैंने इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट पूछा है तो क्या लिखोगे? इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर माइनस, यार यही तो फॉर्मूला है पहला टाइप, रिलेटिव मोशन टाइप 1। और ये क्वेश्चन तो यहां पूछा ही जा सकता है। तो बताओ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इस क्वेश्चन में क्या था? इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर -4 है और ऑब्जेक्ट +4 है। यार ये -4 है और ये +4 है, तो ऐड होके कितना आ जाएगा? -8i। क्या समझ पा रहे हैं? नहीं, क्या ये महसूस कर पा रहे हैं? चलो यार महसूस ज्यादा मत करो। क्या ये ऑब्जेक्ट ये 4 से चल रहा है, ये तो सच्चाई है ना, और इसका 4 पलट के उसको नजर आएगा, यानी यही ऑब्जेक्ट अगर अपनी इमेज को देखेगा तो उसको कितना नजर आएगा? 8 नजर आएगा। 4 जो उसके अंदर है और 4 अपना वाला पलट के देखेगा। याद है रिलेटिव मोशन का मैंने सिंपल रूल बताया था कि अगर अपनी ट्रेन चल दे तो हमें अपना मोशन पलट के पीछे वाले बगल वाले के अंदर नजर आता है। तो यार 4 तो इसके अंदर है ही है, इसका मोशन पलट के ऐड हो गया तो कितना आ गया? 8। खैर फॉर्मूले पे ज्यादा भरोसा करें, फीलिंग बस फॉर्मूला टिकाने के लिए है। बात क्लियर है? चलो तो क्या इधर बताओ रिलेटिव वेलोसिटी क्या आएगी? हाँ बिल्कुल, इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट यहां क्या आएगा? हाँ बोलो क्या आएगा? हाँ बिल्कुल 0 आएगा। जब दोनों बराबर से चल रहे हैं तो ये ऑब्जेक्ट से पूछा जाए कि बताओ तुम्हारी इमेज कितने से जा रही है, तो यार क्योंकि मैंने इसको 5 स्टार खिला दिया है तो ये भूल गया है कि ये खुद भी चल रहा है और अपनी इमेज को देख के एकदम खो गया है, तो क्या बोलेगा? कब से इमेज मेरे सामने है। अरे बताओ दोनों सामने ही सामने तो हैं, क्या इनके बीच का फासला बदल रहा है क्या? और बदल नहीं रहा तो कहेगा मेरे रिस्पेक्ट में वो क्या है? रेस्ट पे है। क्या दो ट्रेनें अगल बगल सेम स्पीड से चलने लगे तो रिलेटिव मोशन क्या होगा? 0 होगा। तो क्या बताओ दोनों ट्रेनें अगल बगल सेम स्पीड से ही तो चल रही हैं। यार फील कर पा रहे हो तो ठीक है, नहीं तो फॉर्मूला दोनों एक दूसरे। बता यार यहां रिलेटिव वेलोसिटी क्या आएगी? अब यार फीलिंग जाए भाड़ में, फॉर्मूला काम आएगा। बताए जरा यहां कितनी वेलोसिटी नजर आएगी? हाँ कितना? दैट्स इट, -8i + 0j। देखो यार j में जाना दोनों का एक जैसा है तो वो नजर नहीं आएगा, लेकिन इसका i में जाना और इसका i में जाना अपोजिट है तो जुड़ जाएगा। तो आंसर कितना आएगा? -8i। क्या ये बात हजम हो गई है? कोई दिक्कत है? तो अभी यार दिक्कत आएगी अगले क्वेश्चन में, क्योंकि मैं मिरर चलाने वाला हूं। इतनी बात समझ में आ गई है। अभी मिरर रुका था तो आसान था डिस्कशन, अभी मैं क्या करने वाला हूं? मिरर चलाने वाला। अब यार लाइफ लाइन गई। एक मिरर है 2 मीटर पर सेकंड चल रहा है। इस क्वेश्चन में उसका डिस्कशन फिर से आएगा। पहला क्वेश्चन है ऑब्जेक्ट रुका है। ऑब्जेक्ट रुका है, ऑब्जेक्ट क्यों रोक दिया यार? ओके मैं ऑब्जेक्ट को 4 मीटर पर सेकंड से चला देता हूं। नहीं 4 नहीं 5। मैंने यार ऑब्जेक्ट को चला दिया है, ठीक है। थोड़ा ट्विस्ट है क्वेश्चन में। ऑब्जेक्ट कितने से चल रहा है? 5 मीटर पर सेकंड। और मिरर कितने से चल रहा है? और अभी यार क्वेश्चन और कॉम्प्लिकेटेड करना हो तो मैं इसको 5/3j से भी चला सकता हूं, बट मुझे अभी केवल फॉर्मूला यूज करना बताना है, इसलिए मैंने सिंपली 5 मीटर पर सेकंड से चला दिया है। तो पहला क्वेश्चन है यार
मिरर पे बैठे आदमी को ये ऑब्जेक्ट कितने से चलता नजर आएगा? बहुत आसान डिस्कशन है यार। 5 से ये जा रहा है, 2 से ये जा रहा है, तो मिरर वाला क्या कहेगा? मुझे 3 से नजर आ रहा है। यार ये वेलोसिटी जो मैंने पूछी है ये बहुत इंपॉर्टेंट वेलोसिटी है, क्योंकि सारे फैसले हम किसके रिस्पेक्ट में करते हैं? मिरर के रिस्पेक्ट में। तो यार ये वेलोसिटी किसकी आई है? यार ये वेलोसिटी आई है ऑब्जेक्ट की, किसके रिस्पेक्ट में? मिरर के रिस्पेक्ट में। और उसके लिए तुमने रिलेटिव मोशन का फॉर्मूला लगाया है। क्या लगाया है? 5i में से 2i घटाया है तो कितना आ गया है? 3i। क्या ये बात सबको समझ में आ रही? वही रिलेटिव मोशन टाइप 1 लगाया है या टाइप 2 लगाया है? हाँ, अरे ये क्या है? रिलेटिव मोशन टाइप 1 है या 2 है? ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस इमेज विद सॉरी मिरर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, टाइप 1 ही है। ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस मिरर विद। अगला क्वेश्चन है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर क्या होगा? क्वेश्चन है वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर का रूल क्या था? रूल ये था कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जितनी नजर आती है, इमेज की वेलोसिटी मैग्नीट्यूड वाइज उतनी ही रहती है। फर्क किस में आता है? डायरेक्शन में। तो यार ये 3+ का था ना, तो इमेज की वेलोसिटी क्या आएगी? -3i। दैट्स इट। इमेज की वेलोसिटी लाने का बड़ा सिंपल रूल है। जो ऑब्जेक्ट की नजर आ रही है उसमें से एक कंपोनेंट का साइन बदलना होता है। किस कंपोनेंट का? जो परपेंडिकुलर हो। तो क्या ये मिरर किस परपेंडिकुलर ही ऑब्जेक्ट चल रहा है कि नहीं? तो कितना आ गया? -3i। अब मुझे बताया वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट क्या होगा? यार अब इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट लाना है, इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, तो क्या अब हमें रिलेटिव मोशन लगाना पड़ेगा? यार इमेज भी किसके रिस्पेक्ट में चल रही है? मिरर के रिस्पेक्ट में। और ऑब्जेक्ट भी किसके रिस्पेक्ट में चल रहा है? मिरर। यानी मिरर वो कॉमन फ्रेम है जिसके रिस्पेक्ट में दोनों चल रहे हैं। तो आपस का रिलेटिव मोशन टाइप 1 से आएगा या टाइप 2 से? हाँ यार ये बताओ, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी तुम्हें किसके रिस्पेक्ट में पता है? मिरर के रिस्पेक्ट में। इमेज की वेलोसिटी भी किसके रिस्पेक्ट में पता है? मिरर के रिस्पेक्ट में। और मुझे आपस की रिलेटिव वेलोसिटी लाना है तो फॉर्मूला था इमेज कॉमन फ्रेम, ऑब्जेक्ट कॉमन फ्रेम। और वो कॉमन फ्रेम क्या है? मिरर। ठीक है, तो बता इमेज कॉमन फ्रेम कितना है? -3i। ऑब्जेक्ट कितना है? +3i। तो ऐड होके कितना आ गया? -6i। क्या ये बात समझ में आ गई है? यार यही 3 क्वेश्चन पिछले वाले में केवल 2 ही क्वेश्चन थे। ये एक क्यों बढ़ा दिया मैंने? क्योंकि मिरर चलने लगा। पिछली बार इमेज की वेलोसिटी ही मैंने सीधे पूछी थी। क्यों? अरे ऑब्जेक्ट की जो है वही मिरर के रिस्पेक्ट में, वही ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, लेकिन यहां एक काम बढ़ा दिया मैंने। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट और मिरर दोनों चल रहे हैं। बाकी क्वेश्चन वही है। यहां तक की कहानी पिछली बार भी करी है, करी कि नहीं? तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्या ये जो इमेज की वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड तुमने लिखी है ये किसके रिस्पेक्ट में है? वो लिखा -6i। हाँ तो नहीं है। इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट कितना आया है? -6i। और इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर क्या आया है? -3i। मेरा क्वेश्चन है वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो बता रहे इमेज मिरर के रिस्पेक्ट में चल रही और मिरर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। मैंने क्वेश्चन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पूछा है, तो यार इमेज किसके रिस्पेक्ट में पता है? मिरर के रिस्पेक्ट में। और मिरर किसके रिस्पेक्ट में पता है? ग्राउंड। ये वही नहीं हो गया यार, बोट नदी के ऊपर और नदी ग्राउंड के ऊपर। यार देखो यार, इमेज ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पूछा है, जबकि हमें इमेज ग्राउंड का सीधा आंसर तो नहीं पता। तो हम क्या कहेंगे? इमेज किसके रिस्पेक्ट में? मिरर के रिस्पेक्ट में। और मिरर किसके रिस्पेक्ट में? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ये टाइप 2 फॉर्मूला है।
तो बताओ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर क्या आया है, -3i, और मिरर कितने से चल रहा है, +2i, तो ये कितना आ गया, -1i। समझ आया यार? ये एक एडिशनल क्वेश्चन है जो नीट में नहीं पूछा जाएगा, ये वाला। इतने की तैयारी कर लें, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। ये बहुत रेयर डिस्कशन है, शायद कभी करें, मतलब ये कि 15-20 साल में शायद कभी कर लें। तो हमें हमेशा वो तैयारी करना है जो फ्रीक्वेंट है, 4-5 साल में रिपीट करती है, तो वो इन्हीं में से हो सकता है, बस इन 3 क्वेश्चन में। तो इसमें ज़्यादा दुख लेने की ज़रूरत नहीं है। ये 3 क्वेश्चन अच्छे से समझ लें, बाकी लोग नीचे वाला क्वेश्चन। कई बार क्या होता है कि आखिरी क्वेश्चन के चक्कर में पुराने तीनों डाउटफुल हो जाते हैं, इसलिए ज़्यादा ज्ञान कई बार अज्ञानता की तरफ ले जाता है। टेस्ट देने क्यों नहीं आया कोई? सर टेस्ट देने क्यों नहीं आया? पास आउट लिखा था। हाँ, तभी तो उससे पूछ रहा हूँ। हाँ, सुबह लेट देखा मैंने, तो कल डाला ही नहीं है। गिर गए थे? जल्दी में चढ़ रहे थे तो सीढ़ी से गिर गए। सीढ़ी में जल्दी चढ़ रहे थे, क्या बना था घर पे? कुछ ऐसा मतलब कि नॉट टू रजिस्ट। हाँ अरे सर लेट हो रहा था तो जल्दी नहाने जा रहे थे तो उसमें गिर गए। अच्छा, वही कुछ यूनिक बहाना मिलता है तो अच्छा लगता है। वही सब पुराने कि सर वो सो गए थे, तो ऐसे ही बोलते सर सो गए थे, दैट्स इट। ठीक है, मान लेते बहाना नहीं है, मतलब ऐसे। ले दे के एक जने आया, अपराजिता आई थी और वो कह रही थी अब नहीं आऊंगी। तो क्या संडे रखें? यार संडे में रहूंगा, मतलब आज तो ऐसा, मतलब क्या बताऊं कि हो नहीं पाया। मैं बंद करके चला गया था 5 मिनट पहले ही, 5 नहीं 15 मिनट पहले मैं सीधे हजरतगंज पहुंच गया था, खाली रोड था, बड़ी तेजी से पहुंच गया। अब जैसे ही मैं पहुंचा उसका फोन आया कि सर यहाँ तो कोई नहीं है। तो मैंने कहा किसी को भेजूं? तो उसने कहा नहीं सर अब रहने दीजिए। मैं और कोई आया हो तो फिर मैं तुरंत लौट के भेजता हूँ या खुद आता हूँ। तो बोली नहीं सर अब रहने दीजिए। मैंने कहा कल लग करूं? तो कह रही कि अब रहने दीजिए। हाँ भाई, तो यार इन जो कॉन्सेप्ट पे प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस हैं उनके आंसर मैंने पहले से दे दी हैं, वो कर लोगे। जो क्वेश्चन पिछली क्लास में मैंने छोड़ दिए थे वो सारे ही ट्राई करना है। आगे बढ़ते हम लोग। हाँ, पूरे क्वेश्चन करना है जितने इसमें हैं या कहीं भी दुनिया में मिल रहे हैं प्लेन मिरर से एसोसिएटेड। प्लेन मिरर के जो भी क्वेश्चन पूरी दुनिया में हैं वो सब करना, ट्राई करना है एज पर योर एग्जाम रिक्वायरमेंट, है ना। तुम्हारी रिक्वायरमेंट दुनिया के सारे क्वेश्चन लगाने की है ही नहीं, तो क्यों लगाओगे? नहीं लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है यार, लेकिन फिर उसके बाद फिर जवाब भी खुद ही ढूंढो यार। हाँ, ये बात पक्की है कि जितने कॉन्सेप्ट क्लास में बताए गए हैं उसके बाहर एक भी कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, चाहे दुनिया का कोई भी क्वेश्चन ट्राई कर लो, सब कुछ इन्हीं में से है।
कॉन्सेप्ट्स इतने ही हैं। स्फेरिकल, हाँ बोलिए। केमिस्ट्री बायोलॉजी कब से हुआ? केमिस्ट्री बायोलॉजी कब से हुआ? केमिस्ट्री बायोलॉजी 15-20 दिन बाद से शुरू होगा, बायो 1 महीने बाद। केमिस्ट्री बायोलॉजी तब तक बंद कर देते। फिजिक्स पढ़ो, फिजिक्स पढ़ो, फिजिक्स ही तो सबसे खतरनाक सब्जेक्ट है। आप बैठे बैठे डांट रहे हैं बस फिजिक्स करते हो। तो कह दो कि सर लोगों को डांटो, वो नहीं ले रहे हैं। हाँ भाई, सेशन ब्रेक भी कोई चीज होती है यार, ऐसे थोड़ी कि चलता ही रहेगा। अब मैं पढ़ा रहा हूँ इसका मतलब हर कोई थोड़ी पढ़ाएगा। छुट्टी की घंटी नहीं है, कुछ सोने की जरूरत नहीं। सोचा एक स्फीयर है, अंदर से खोखला है, बाहर से कोटेड है, स्मूथ सरफेस अंदर है, मतलब कांच का बना हुआ सरफेस है और पूरा गोला है, और इससे मैं एक सर्कुलर पोर्शन कट करके बाहर निकालता हूं। तो इस सर्कुलर पोर्शन का बाहरी हिस्सा बाहर उभरा हुआ होगा, है ना, ऐसा कुछ, और अंदर वाला कुछ ऐसे धसा हुआ होगा। साइड से देखने पे कुछ ऐसा नजर आएगा, तवे जैसा। तवा देखा है सबने, है ना, वो बड़ा होता है, मिरर अक्सर इतना बड़ा नहीं होता है, बनाने को इतना भी बड़ा बनाया जा सकता है, किसने रोका है ना। तो यार ये तवे जैसा मिरर है और इसको ऑन पेपर ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो कोई गलतफहमी ना हो इसलिए मैंने ये सारी चीजें समझाई हैं कि यार ऑन पेपर कॉपी पे ऐसे बनाया जाता है। बात क्लियर है? यार बल्कि कॉपी पे ऐसे दिखाया जाता है। तो अगर मैं कह रहा हूं कि यार स्मूथ सरफेस अंदर है और जो कॉन्वेक्स्ड पार्ट है, उभरा हुआ पार्ट है, वो कोटेड है और स्मूथ वाला अंदर है, यानी केव वाला हिस्सा, केव वाला हिस्सा, अंदर वाला हिस्सा अगर स्मूथ है तो उसको क्या बोलते हैं? कॉनकेव। क्या इसमें उल्टा भी हो सकता था कि कोटिंग इधर हो और स्मूथनेस बाहर हो, तो वो क्या बन जाएगा? कॉन्वेक्स। तो यार ऑन पेपर हम लोग कॉनकेव और कॉन्वेक्स को कैसे दिखाते हैं? ये कॉनकेव है, उल्टा रख दिया यार, ये कॉनकेव है और ये क्या है? कॉन्वेक्स है, ऐसा, ठीक है। तो अब यार मिरर की पहचान, क्या ये मिरर जिस स्फीयर से कट करके बाहर निकाला गया है उस स्फीयर का अपना कोई रेडियस रहा होगा? नहीं। और वो रेडियस अगर मुझे यहां ढूंढना हो इस मिरर से, तो हम क्या करेंगे? किसी भी स्फीयर में अगर हम कुछ परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो वो परपेंडिकुलर हमेशा एक पॉइंट पे मिलते हैं। तो मैं यार यहां पर एक परपेंडिकुलर ये ड्रॉप कर रहा हूं, एक परपेंडिकुलर ये ड्रॉप कर रहा हूं, क्या उसका एक कटिंग पॉइंट होगा? और उस कटिंग पॉइंट का नाम क्या है? C, दैट इज सेंटर ऑफ, C यहां क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और सेंटर से लेके सरफेस तक की जो दूरी है उसका नाम क्या होगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ऑब्वियसली जब ये कभी मिरर पूरा स्फीयर हुआ करता था तो उस स्फीयर का जो रेडियस रहा होगा वही इसका रेडियस होगा, उसका जो सेंटर रहा होगा वही इसका सेंटर रहा होगा। तो पूरा स्फीयर होता तो रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ सेंटर ऑफ स्फीयर बोलते, लेकिन क्योंकि कर्वेचर है तो हम रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। तो बता रहे कॉनकेव का सेंटर ऑफ कर्वेचर स्मूथ सरफेस के सामने होगा और कॉन्वेक्स का, यार इसका बिहाइंड द मिरर सेंटर है और इसका इन फ्रंट ऑफ मिरर सेंटर है। क्या ये बात समझ पा रहे हैं? इसका फ्रंट किसको बोलोगे? फ्रंट वो बोलोगे जहां से रिफ्लेक्शन होना है, जो स्मूथ सरफेस है वही क्या है? फ्रंट है। तो यार इसका फ्रंट सामने है और इसका फ्रंट पीछे है। नहीं यार,
इसका सेंटर मिरर के पीछे, सॉरी इसका फ्रंट सेंटर के अपोजिट है। तो यार ये इसकी फ्रंट साइड है, ये बैक साइड है, ये इसका फ्रंट साइड है और ये इसका बैक साइड है। जहां से रिफ्लेक्शन होगा उसी को मैं फ्रंट बोलूंगा। फिलहाल मिरर की पहचान क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ऐसा एक मिरर है, ये कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है? कॉन्वेक्स। ऐसा एक मिरर है, ये कैसा है? कॉनकेव। अगर मैं इस पे कोई रे इस तरह से इंसिडेंट करता हूं कि वो सरफेस के परपेंडिकुलर है, ऐसी मैं कुछ रेज भेज रहा हूं जो इसके सरफेस के 90 डिग्री पे है, नहीं तो ये रेज एक्चुअली इनको ट्रेस करोगे तो कहां जाना चाहती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो बता यार इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है इसका? इन रेज का एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? यार ये बताओ एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता था? नॉर्मल के साथ एंगल। तो बताओ यार इसका नॉर्मल, क्या इसका नॉर्मल यही तो है? तो बता यार इसका आई क्या होगा? 0। तो बता यार ये रिफ्लेक्ट करके वापस जाएगा तो इसी डायरेक्शन में जाएगा। जब भी कोई रे ऐसे नॉर्मल गिरती है तो उसका क्या होगा? जिस जैसे गिरेगी वैसे ही वापस लौट जाएगी, नहीं बता यार यहां पे वो रे अगर ऐसे और ऐसे डाली जाए, ऐसा कर्वेचर है, तो जैसे गई है वैसे ही वापस आएगी। इनको अगर पीछे बढ़ाएंगे तो ये कहां, कौन वाला पॉइंट होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से डाली गई रे टकरा के उसी पॉइंट पे वापस आना चाहिए। क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? ये बात समझ में आ गई है? खैर हमें यार इन दोनों ही मिरर से जो बातें करना है वो इमेज की बातें करना है। कोई ऑब्जेक्ट के लिए इमेज की बातें करना है, तो पहले हम इमेज कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, फिर आगे बातें करेंगे। किसी स्फेरिकल मिरर से इमेज कैसे बनती है ये जरा समझना है हम लोगों को। ओके, ये बना हुआ है, मैं पहले भी दिखा चुका हूं यार। एक डॉट ऑब्जेक्ट से निकलने वाली रे टकरा के वापस आई है और वापस आने के बाद किसी एक पॉइंट पे जाके मिल गई है। तो क्या बता, जो इंफॉर्मेशन यहां आंख को मिल सकती थी, क्या वही इंफॉर्मेशन क्या रिफ्लेक्शन के बाद आंख को यहां नजर आएगी कि नहीं? जो कलर इंफॉर्मेशन वहां थी वही यहां है। जिस डॉट की इंफॉर्मेशन वहां मिल रही थी उसी डॉट की इंफॉर्मेशन यहां मिल रही है, तो क्या वो वाला डॉट आंख को कहां नजर आएगा? इस जगह पे। तो यार इसी धोखे का नाम क्या है? इमेज है। लेकिन यार इस बार ये धोखा बड़ा वाला नहीं है। क्या बता, कटिंग पॉइंट यहां एग्जिस्ट करता है या नहीं? करता है। और करता है तो वो रियल इमेज है या वर्चुअल इमेज है? यार अगर कटिंग पॉइंट एग्जिस्ट करता है तो कैसा इमेज होता था? रियल। और कटिंग पॉइंट महसूस होता तो वो कैसा होता था? वर्चुअल। तो फिलहाल ये कैसी इमेज है? रियल इमेज है। पास में तो कॉनकेव मिरर से एक मैंने रियल इमेज बना के दिखाई है, और मैंने इस बात का भरपूर ध्यान रखा है। ये अच्छा, ये ग्रीन कलर से मैंने दिखाया, ये सब क्या है? हाँ यार ये सारे नॉर्मल हैं जो मिरर पे डाले गए हैं। क्या ये सारे डॉटेड नॉर्मल एक पॉइंट पे मिलेंगे और उसको हमें क्या कहना चाहिए? सेंटर कहना चाहिए। क्या इतनी बात समझ में आ गई? तो यार मैंने इमेज कॉन्सेप्ट केवल समझाया है, इसको नोट करने की कोई जरूरत नहीं है। इतने सारी रे डायग्राम कोई नोट नहीं करता है यार, बस नोटिस करने की जरूरत है। नोट करने के बजाय नोटिस करें। ऑब्जेक्ट अगर किसी पॉइंट पे रखा है, वहां से मिरर पे मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, ये 90 डिग्री पे, तो यार इस लाइन का नाम होता है क्या? इस लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। इस लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। और ये लाइन जिस पॉइंट पे कट करती है उसको क्या बोलते हैं? उस पॉइंट का नाम क्या है? पोल। ये दो नाम अभी अभी इन्वॉल्व हुए हैं, कुछ और नाम भी इन्वॉल्व होंगे। मेरा बस मुद्दा इतना है यहां पर दिखाने का कि ऑब्जेक्ट अगर प्रिंसिपल एक्सिस पे है तो इमेज भी कहां बनी है? प्रिंसिपल एक्सिस पे। कोई ऑब्जेक्ट अगर प्रिंसिपल एक्सिस पे है तो उसकी इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस पे। ये बड़ी सीधी सी बात है। क्या प्लेन मिरर में भी ये होता था कि ऑब्जेक्ट के सामने ही इमेज बनती थी? यानी अगर प्लेन मिरर में
कोई इस तरह की बात करे कि यार एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उसकी इमेज कहां बनती है, तो मैं कह सकता हूं यार कि इसको, इस लाइन का नाम अगर तुम प्रिंसिपल एक्सिस रख दो तो ऑब्जेक्ट जहां है उसकी इमेज भी क्या उसी के सामने मिलती है कि नहीं। यार ये जो प्रिंसिपल एक्सिस वाला रूल है वो प्लेन मिरर से शुरू हुआ है और लेंस तक यही चलेगा। क्या चलेगा? प्रिंसिपल एक्सिस पे रखे हुए किसी डॉट की इमेज हमेशा कहां बनती है? प्रिंसिपल एक्सिस पे। ये रूल्स अभी मैं समराइज कर दूंगा, लेकिन पहले पैटर्न दिमाग में बनाएं कि क्या चल रहा है। क्या इमेज बनाने के लिए इतनी सारी रे दिखाने की जरूरत होती नहीं, हम 2 रे भी बनाएंगे तो इमेज बन जाएगी। अरे 2 क्या, मैं 1 रे भी बनाऊंगा तो अब इमेज बन जाएगी। पता है क्यों? क्या बता रहे, कॉनकेव मिरर में जब मैंने कह दिया एक ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा है तो उसकी इमेज कहां बनेगी? प्रिंसिपल एक्सिस पे। तो बस तुम 1 रे डालो, परपेंडिकुलर बनाओ और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सही सही लगा दो, यानी तुम्हें रे को लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से वापस करना है। तो क्या उसका कटिंग पॉइंट जहां आ जाए प्रिंसिपल एक्सिस पे, ये ऑब्जेक्ट है और ये क्या है? इमेज है। यानी अब भविष्य में मैं इतनी सारी रेज कभी ड्रॉ नहीं करूंगा। ये ऑब्जेक्ट है, यहां से देखना हो तो ऑब्जेक्ट नजर आएगा, और अगर कोई यहां से देखेगा तो क्या नजर आएगा? इमेज नजर आएगी। क्या बात समझ में आ रही है? यार इमेज देखने के लिए एक से ज्यादा रे की जरूरत पड़ती है, बट इमेज लोकेट करने के लिए एक रे काफी है। क्या इतनी बात समझ में आ गई है? अब मैं कह रहा हूं ये कॉन्वेक्स है और कॉन्वेक्स के सामने एक डॉट यहां रखा है, जरा ध्यान दें, यहां डॉट रखा है, तो यार इमेज लोकेट हो गई। कहां है इमेज? यार देखो यार, इस रिफ्लेक्टिंग लाइट को अगर कोई आंख देखेगी तो क्या यहां कहीं से आती हुई नजर आएगी कि नहीं? ये इमेज रियल है या वर्चुअल है? वर्चुअल होगी। यार ये इमेज मैं अभी बना के दिखा रहा हूं, बट इतनी सारी रेज बनाने की जरूरत है नहीं। क्या बताऊं, आंख को ऐसा लगेगा, आंख को ऐसा लगेगा कि इंफॉर्मेशन, चलो आंख थोड़ा बड़ी बना देते हैं, यहां से आ रही है। तो यार ये क्या था? ऑब्जेक्ट था, और ये क्या है? इमेज है। क्या बता पीछे रे जाती हैं क्या? ये कटिंग पॉइंट एक्चुअली एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, और नहीं कर रहा है तो ये रियल है या वर्चुअल है? वर्चुअल इमेज है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? ये इमेज कैसी है? वर्चुअल। तो यार अब कुछ नामकरण मैं यहां करने वाला हूं। ओके, ये नाम मैंने, पहली बात तो यह है कि यार किसी ऑब्जेक्ट की इमेज रियल भी हो सकती है और वर्चुअल भी हो सकती है। यार इतना कॉम्प्लिकेटेड लोकेशन बताना जरूरी नहीं था। यहां ऑब्जेक्ट है तो यहां मान लिया इमेज है। तो यार ऑब्जेक्ट तक की दूरी को हम u से डिनोट करते हैं, इमेज तक की दूरी को हम लोग v से डिनोट करते हैं, और सेंटर तक की दूरी को हम लोग हमेशा, सेंटर वो जगह होती है जहां पर सारे नॉर्मल जाके मिलते हैं। तो यार नाम क्या है? c यहां पर पॉइंट का नाम है, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। p यहां पर इस पॉइंट का नाम है जहां प्रिंसिपल एक्सिस और मिरर आपस में कट की हैं, इसको क्या बोलते हैं? पोल। I मैंने किसको डिनोट किया है? इमेज की लोकेशन बताने के लिए। O मैंने किसको डिनोट किया है? ऑब्जेक्ट की लोकेशन बताने के लिए। U, V और R क्या हैं? यार ये सारे पॉइंट्स थे, और U, V और R सारे क्या हैं? डिस्टेंसेस हैं। तो U क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, V क्या है? इमेज डिस्टेंस, और R क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये कोई पहली बार नहीं पढ़ रहे हैं, ये नाम सब कभी ना कभी तुम लोगों ने सुने हैं। सुने हैं कि नहीं? तो यार अभी मैं ऑब्जेक्ट लोकेशन और इमेज लोकेशंस को लेके कुछ कंक्लूजन्स बनाने वाला हूं, अगर ये सारे नाम समझ आ गए हैं और लिखे लिखाए मिल गए हैं तो। क्लियर है भाई? कितनी बात समझ में आ गई है? कोई दिक्कत है? ओके, कुछ रूल्स यार मैंने यहां बनाए हैं, वो रूल्स मैं चाहता हूं कि तुम लोग रिकवर करना सीखो, क्योंकि रूल्स मैं केवल बता दूंगा, वो तुम्हें बार बार याद करना पड़ेगा और बार बार भूलोगे। लेकिन मैं अगर रूल निकालने का रूल बता दूंगा, हाँ, इंसान वो अकेला प्राणी है जो किसी प्रोग्राम बनाने का प्रोग्राम जानता है। नहीं समझे? हम लोग सी लैंग्वेज, लाइनेक्स और पता नहीं क्या क्या पढ़ते हैं, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जानते हैं जिससे सारे प्रोग्राम बनते हैं। हम
बेसिकली अपने दिमाग से बिना हाथ पैर चलाए भी प्रोग्राम बना लेते हैं। मैं कंप्यूटर प्रोग्राम की बात नहीं कर रहा हूं, बात समझ रहा है? तो अगर हमारे पास इस बात के रूल हैं कि रूल कैसे निकलते हैं, तो हम दुनिया के सारे रूल कवर कर सकते हैं। मतलब सारे तो नहीं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा रूल कवर कर, सारे तो मतलब इतने ज्यादा है कि हम कर ही नहीं सकते। और अगर जिसको सीधे सीधे रूल पता है तो मतलब वो पत्ती लेवल पे काम कर रहा है। क्या समझ रहे हैं? पेड़ की डालें कवर हो सकती हैं, टहनियां कवर हो सकती हैं ज्यादा से ज्यादा, मतलब टहनियां मेरे से तो कवर नहीं होती। पत्तियां कवर करने की अगर कोई कोशिश कर रहा है तो इसका मतलब वो रियल बायोलॉजी स्टूडेंट है। कुछ लोग करते हैं। बात समझ रहे हैं? तो मैं क्या कह रहा हूं कि हम लोग क्या समझने वाले हैं कि इन रूल्स निकालने का रूल्स क्या है। तो मैंने यहां पर एक कॉनकेव मिरर बनाया है और मैंने कोई एक ऑब्जेक्ट की इमेज बनाई है। नहीं, तो पहला रूल तो यही पहला तो रूल यही बनेगा कि किसी ऑब्जेक्ट की इमेज, प्रिंसिपल एक्सिस पे रखे हुए ऑब्जेक्ट की इमेज हमेशा कहां बनती है? नहीं यार, ये रूल मैंने पहले लिखा दिया है, लिख लिया है तुम लोगों ने या नहीं लिखा है? यार ये रूल ना सिर्फ मिरर के लिए है बल्कि मिरर और लेंस, ऑल मिरर ऑल लेंस के लिए। क्या? ऑब्जेक्ट एट प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इंप्लाइज इमेज एट प्रिंसिपल एक्सिस। ये रूल हर तरह के लेंस और हर तरह के मिरर के लिए, सबके लिए काम करने वाला है। ठीक है, अब मिरर के लिए कुछ पर्टिकुलर बात लिखी है मैंने। बताओ, अच्छा ऑब्जेक्ट से चली और इमेज दिखाई, इसको मैं रियल बोलता था या वर्चुअल? रियल बोलता था। नहीं, ऑब्जेक्ट से चली और वापस गई तो इसको हम क्या बोलते थे? वर्चुअल। तो रियल इमेज हमेशा मिरर के सामने बनेगी या पीछे? यार मिरर रे को टकरा के सामने भेजता है तो कटिंग पॉइंट भी सामने होगा तभी रियल बनेगी। अगर कटिंग पॉइंट पीछे है तो इसका मतलब वहां तो रे जा नहीं सकती, और जा नहीं सकती तो वहां कैसी इमेज होगी? वर्चुअल इमेज होगी। क्या ये दूसरा रूल समझ में आ रहा है? रियल इमेज फॉर्म इन फ्रंट एंड वर्चुअल इन द बैक ऑफ द मिरर। क्या ये बात समझ में आ रही है? रियल हमेशा सामने बनेगी और वर्चुअल हमेशा कहां बनेगा? पीछे बनेगा। अब यार रूल रटने की जरूरत नहीं, सब सामने दिख रहा है। क्लियर है? अगली बात है ऑब्जेक्ट इमेज लोकेशन आर इंटरचेंजेबल। इसको जरा समझें। मैंने कहा ये ऑब्जेक्ट है, यहां से रे चली है तो यहां इमेज बनी है। नहीं, अब मैं उल्टा कर दूं कि ये ऑब्जेक्ट को यहां से उठा के ऑब्जेक्ट यहां रख दूं तो वो रे भेजेगा, बहुत सारी रे भेजेगा, और क्या उसका कटिंग पॉइंट उसी लॉ के हिसाब से वापस लौटेगा और आंख को इस जगह पर इमेज महसूस होगी कि नहीं? बात समझे यार? यानी जब यहां ऑब्जेक्ट था तो यहां इमेज बनी थी, और जब यहां ऑब्जेक्ट होगा, यानी आज जो इमेज लोकेशन है उसको हम ऑब्जेक्ट लोकेशन कह सकते हैं। तो जो ऑब्जेक्ट लोकेशन थी उसको हमें क्या कहना पड़ेगा? इमेज लोकेशन। हाँ हाँ बोलो। सर जब हम प्लेन मिरर की बात करते थे तो ज़्यादा तो वर्चुअल ही बनाता था इमेज, तो उसके जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस से होते थे याद नहीं। हाँ, तो इसके लिए कौन सा मैंने ऐसा कुछ रूल बताया है अब तक? ये ऐसा क्यों? पता नहीं क्यों है, मैंने लॉ के हिसाब से सब किया है। इसमें भी देखो, ऑब्जेक्ट दूरी और इमेज दूरी बराबर कहाँ है? नहीं, कॉन्वेक्स में तो ऑब्जेक्ट जो है सामने बन रहा है और इमेज जो है अपोजिट बन रहा है, वर्टिकल है। हाँ तो फिर इसमें भी होना चाहिए। यार ऐसा इसलिए है क्योंकि हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सही लगा रहे हैं तो ऐसा ही आ रहा है। यार ये बताओ, बड़ा सच क्या है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। हमने यार यहां पर जो रे भेजी और लौटा के आई वो 90 डिग्री बराबर एंगल पे लौटाई कि नहीं? तो हम नियम लगा रहे हैं, उससे कुछ निकल रहा है जिसको हमें पॉजिटिवली एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हमने यार ऑब्जेक्ट से रे भेजी और टकरा के वो आंख को यहां महसूस हो रही है, नहीं? तो ऑब्जेक्ट की इमेज कहां बनी है? ऑब्जेक्ट की इमेज मिरर के पीछे बनी है। हेलो, हाँ सर। हेलो जी सर बताएं। कब फ्री होंगे? बस 5 मिनट में। लेकिन 5 मिनट पे फ्री होंगे। 7:30 बजे एक क्लास रखी मैंने। ओके, मतलब फाइनली आप 8:30 फ्री होंगे? फाइनली मैं 9 बजे फ्री होऊंगा। चलिए, कर लीजिए। अभी मैं
पौने 7 से सवा 7 तक फ्री रहूंगा, अगर 15-20 मिनट के लिए आना चाहे। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं कल सुबह आराम से, सुबह कितना है आपके साथ? ठीक, फ्री है कल? सुबह 8:30 से 9:30 यहाँ रुक सकते हैं। चलिए तो कल सुबह बात हो जाएगी वो तो। ठीक ठीक। तो यार इतनी सी बात है कि मैंने हर रे जो अभी पीछे इमेज कॉन्सेप्ट दिखाया है, ऑब्जेक्ट से रे चली हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बाद लौट आई हैं, तो नियम के हिसाब से करी हैं। इसलिए हमने क्या देखा कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस सेम नहीं आ रही है। हमने क्या देखा कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस सेम नहीं आ रही है, तो इसलिए सेम नहीं है। उस टाइम जब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगाते थे, हाँ, टाइम सेम आता था। सेम आ जाता था, इसलिए सेम था। भाई हम हर चीज की जड़ ढूंढेंगे तो बात खत्म होगी किसी लॉ पे, और वो लॉ क्या है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। जब मैं प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट से रे बनाता था तो नियम के हिसाब से बनाता था, और नियम के हिसाब से जब हर रे बनाता था तो उसका कटिंग पॉइंट उसके पीछे जा रहा था। ज्योमेट्री से हमने प्रूव किया था कि ये दूरी बराबर होगी। यहां पे हमें ज्योमेट्री से सब दिख रहा है कि ये दूरी और ये दूरी बराबर नहीं है। हमने हर जगह क्या नियम तोड़ा है क्या? यार ये एंगल और इससे टकरा के जाने वाला ये एंगल, जिस जगह भी मैंने बनाया है एंगल, इस वाले के लिए ये एंगल और ये एंगल, किसी भी जगह पर मैंने नॉर्मल के साथ इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड का एंगल सेम बनाया है, तो इमेज ऐसी आई है। कैसी आई है? हमें समझ में आ रही कि ऑब्जेक्ट दूरी इमेज दूरी सेम नहीं है, तो नहीं है। यही कारण है, और क्या कारण है? मतलब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से बड़ा कोई कारण हो सकता है क्या? तो यार कॉमन रूल्स में क्या ये दो रूल समझ में आ गया है? ऑब्जेक्ट और इमेज लोकेशन हमेशा कैसी हैं? इंटरचेंजेबल है। कहीं भी ऑब्जेक्ट, जैसे मैं कह दूं ये ऑब्जेक्ट है तो ये इमेज बनी है। अगर ऐसी रेज आए जो यहां इकट्ठा होने वाली थी, तुम्हें याद है कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट, कि वो रेज जो यहां इकट्ठा होने की कोशिश कर रही थी मगर रास्ते में क्या आ गया? मिरर, तो क्या वो टकरा के वापस यहीं इकट्ठी हो जाएंगे? नहीं। तो इसको ऑब्जेक्ट कहना पड़ेगा और इसको इमेज। क्या ऑब्जेक्ट उस तरफ भी हो सकता है, उसको नाम क्या होता था? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बन रही है, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज। क्या बता रहे? ऑब्जेक्ट और इमेज इंटरचेंजेबल है कि नहीं? हाँ, image of an object at pole अगर कोई ओके ये बात हम लोग इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट पोल, फॉर्म एट पोल, ये थोड़ा ऐसे समझ सकते हैं। मैंने अभी यहां पे ऐसी कोई ज्योमेट्री बनाई नहीं है, ठीक है। मैं अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत करीब रख दूं, बहुत करीब, तो रिफ्लेक्शन के बाद, ठीक है, रिफ्लेक्शन के बाद क्या इसका जो कटिंग पॉइंट आएगा वो भी बहुत करीब आएगा। अगर मैं ऑब्जेक्ट चिपका दूंगा तो इमेज भी चिपक जाएगी, यानी ऑब्जेक्ट बहुत करीब तो इमेज भी बहुत करीब आ जाएगी। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? हाँ भाई सुनो,
इतनी बात हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसे मैंने यार ये कॉन्वेक्स में ये समझाने की कोशिश की है कि ऑब्जेक्ट पास तो इमेज पास, है ना, ये बात हम कॉनकेव में भी कह सकते हैं। बता यार कॉनकेव में ऑब्जेक्ट इधर रख दोगे, इधर एकदम बिल्कुल पास, ओके, तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, पीछे बनेगा, वर्चुअल बनेगा। कॉनकेव में भी वर्चुअल बन सकता है। और क्या बताओ, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आएगा क्या उसका कटिंग पॉइंट भी पास आता जाएगा। तो अगर ऑब्जेक्ट एकदम चिपका के रख दोगे तो इमेज भी, यार ये भी रूल सब जगह काम करता है, चाहे वो लेंस हो, चाहे वो स्लैब हो, चाहे वो प्लेन मिरर हो, चाहे स्फेरिकल मिरर हो, सबके लिए काम करता है। क्या कि अगर ऑब्जेक्ट चिपका के रखोगे तो इमेज भी चिपक के बनेगी, यानी जीरो डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट तो जीरो डिस्टेंस पे इमेज। क्या यार ये रूल भी समझ में आ गया है सबको? ठीक है, एक ऑब्जेक्ट यहां रखा है, एक ऑब्जेक्ट इस जगह रखा है, पर अगर ऑब्जेक्ट में अगर और पास रख दूं कॉनकेव में तो क्या ये एंगल कम हो गया? तो रिफ्लेक्शन के बाद इमेज का क्या होगा? यार जैसे जैसे ऑब्जेक्ट सेंटर के पास जाएगा इमेज भी सेंटर के पास जाएगा, या हम कह सकते हैं यार ऑब्जेक्ट मिरर के पास जा रहा है और इमेज मिरर के दूर जा रही है। चलो यार ये ऑब्जेक्ट तो ये इमेज, ऑब्जेक्ट और पास रख दोगे, ऑब्जेक्ट सेंटर पे रख दोगे तो इमेज भी सेंटर पे बनेगी। ऑब्जेक्ट इधर रख दोगे तो क्या होगा? यार इधर रखोगे तो यहां इमेज बन जाएगी, इधर रखोगे तो यहां बन जाएगी। क्या ऑब्जेक्ट और पास आते आते कहीं ना कहीं ऐसा होगा, पता है क्या होगा? इमेज कहां बन जाएगी? इनफाइनाइट पे। तो यार ऐसी लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट जिसके लिए इमेज कहां बन गई है? इनफाइनाइट पे। या उल्टी बात कह दो कि ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे था तभी ये रे पैरेलल आ रही थी, तो उसके लिए इमेज कहां बन जाएगी? इधर। तो एक लोकेशन तो ऐसी जरूर होगी जिसके लिए इमेज कहां बनेगी? इनफाइनाइट पे। या ऐसी इमेज जो ऐसा ऑब्जेक्ट जो इनफाइनाइट पे रखा है उसकी इमेज कहां बनेगी? किसी जगह पर। ऐसी खास इमेज लोकेशन का नाम होता है फोकस। यानी फोकस क्या है? एक इमेज लोकेशन है, किसके लिए? इनफाइनाइट पे रखे ऑब्जेक्ट की। तो यार इनफाइनाइट पे रखे ऑब्जेक्ट की इमेज कहां बनेगी? फोकस पे। और अगर फोकस पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहां बनेगी? इनफाइनाइट पे। हाँ स्टार्टिंग में प्रूफ पढ़े थे कि प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा हुआ जो ऑब्जेक्ट होगा उसकी इमेज प्रिंसिपल एक्सिस पे तो ये रे प्रिंसिपल एक्सिस पे ही रखे हुए ऑब्जेक्ट से आ रही हैं। इनफाइनाइट। हाँ यार इनफाइनाइट पे अगर प्रिंसिपल एक्सिस होगा तो उससे जो रे लगभग जीरो एंगल पे चली होंगी, लगभग जीरो एंगल पे, तो यहां आते आते थोड़ा ऊपर हो गई है। बात समझ रहा है? ये इनफाइनाइट पे रखा हुआ ही ऑब्जेक्ट है तभी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। अगर ये ऑब्जेक्ट कहीं और रखा होता तो उसकी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं होती। क्या ये बात समझ रहे हो यार? मैं इसको दिखाने की कोशिश करता हूं, ये थॉट किसी के मन में आ सकता है। यार ये एक डॉट है, इसकी एक रे ये है, नहीं क्या पता इधर कोई मिरर रखा है तो उसकी रे जो यहां आई होगी, क्या पता वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी कि नहीं? यार प्रिंसिपल एक्सिस पे ही रखा डॉट है, उसकी ये रे चली थी लगभग जीरो एंगल पे, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी कि नहीं? यही तो दिखा रहा हूं मैं। बिल्कुल सही बोला तुमने। हाँ बोलो। जैसे हम इमेज को पास ऑब्जेक्ट को पास ले रहे थे, जैसे वहां पे जब ऑब्जेक्ट को एकदम पास ले रहा है तो इमेज भी एकदम पास बनी है। हाँ यहाँ पे तो पास वाले ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इमेज एकदम इनफाइनाइट होगी। इनफाइनाइट में बन गई, और पास लाओ तब क्या होगा? यहां बनेगी। और पास लाओ तो कहां बनेगी? यहां बनेगी। जैसे ऑब्जेक्ट नहीं। पास ले रहे थे इमेज दूर जा रहा था, हाँ तो फिर पास कैसे होगा? पहली बात तो ये है कि ऑब्जेक्ट अगर चिपक के होगा तो इमेज अकेले चिपक के होगी। ये बात मैं वहां भी कह रहा था और यहां भी कह रहा हूं, उसके अलावा मैंने कोई बात वहां करी नहीं है। मैंने ये थोड़ी कहा था कि ऑब्जेक्ट पास आएगा तो इमेज हमेशा दूर जाएगी, ऐसा कोई रूल लिखा है क्या? क्या मैंने ऐसा कोई रूल लिखा आया है कि ऑब्जेक्ट पास आएगा तो इमेज पास आएगी? नहीं ना, मैंने ये बताया है कि ऑब्जेक्ट चिपक के है तो इमेज चिपक के है, तो उस बात पे मैं अभी भी अड़ा हूं। और क्या बात? क्या ऑब्जेक्ट पास आया इमेज दूर गई, ऑब्जेक्ट और पास आया इमेज दूर गई, क्यों? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगा रहा हूं मैं नॉर्मल के साथ, सिंपल सी बात है। मैं लॉ फेल कर रहा हूं क्या कहीं? सारे जवाब वहीं से निकल रहे हैं, तो जो निकल रहे हैं वही हमें सीखना है। मैं रूल निकालने के रूल बता रहा हूं, और उस रूल की बेसिक क्या है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यार एक लोकेशन ऐसी आई है जिसके लिए इमेज क्या हो गई है?
पैरेलल हो गई है। बेसिकली ये ऑब्जेक्ट की लोकेशन ऐसी लोकेशन है जहां पर मान लिया ये वो लोकेशन है जिसके लिए ये रे पैरेलल हो गई है। मैं कह रहा हूं ये एंगल और ये एंगल बराबर है, ऐसा कहीं ना कहीं तो होगा, और जहां होगा उस पॉइंट का नाम क्या है? फोकल पॉइंट। नहीं, अब जरा यहां, हेलो, सुन पा रहे हैं राधिका? हेलो, ठीक है। अच्छा, ऑब्जेक्ट इसके भी पास चला जाए तो क्या होगा यार? अब पैरेलल के बाद अब एंगल और बढ़ जाएगा, तो क्या ये रे कभी प्रिंसिपल एक्सिस में मिल सकती हैं? तो आंख को फिर यहां से रे को रिसीव करना शुरू कर देना चाहिए। इमेज कहां बनेगी? वर्चुअल। यानी फोकस के करीब आओगे तो इमेज कैसी बनेगी? वर्चुअल। अब जरा यहां से रूल देखते हैं। अगर इनफाइनाइट से लेके सी तक कोई ऑब्जेक्ट रखा है, कहां से? सी से लेके इनफाइनाइट तक कोई ऑब्जेक्ट रखा है, तो उसकी इमेज सी से लेके एफ के बीच में बनेगी। इमेज फॉर्म फ्रॉम सी टू एफ, और रियल बनेगी। नहीं, अगर कोई ऑब्जेक्ट क्लोजर देन फोकस होता है तो उसकी इमेज कैसी बनेगी? वर्चुअल। वर्चुअल बन रही है कि नहीं? हाँ, वर्चुअल बनेगी। और इमेज कहां बनेगी? बिहाइंड द मिरर बनेगी। ये पहला रूल, ये दूसरा रूल। बात क्लियर है? यानी यार कॉनकेव मिरर रियल इमेज भी बनाता है और वर्चुअल इमेज भी बनाता है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? कल को कोई ये पूछे कि कॉनकेव मिरर रियल बनाता है या वर्चुअल, तुम कहोगे रियल भी बनाता है और वर्चुअल भी बनाता है। फॉर वर्चुअल ऑब्जेक्ट बिहाइंड द मिरर इमेज कैसी होगी? यार वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऐसी रे आए जो यहां इकट्ठा होने वाली थी, वो कहां इकट्ठा हो जाएंगी? फोकस और पोल के बीच में इकट्ठा हो जाएंगी। तो बताओ वर्चुअल ऑब्जेक्ट की इमेज कैसी बनेगी? समझ गया? चलो कॉन्वेक्स के लिए रूल निकालने के रूल समझते हैं। मुझे बताओ यार, ऑब्जेक्ट कहीं भी रख दो, क्या उसकी इमेज वर्चुअल है कि नहीं है? एनीवेयर इन फ्रंट ऑफ इमेज वर्चुअल इमेज बनेगी। और कहां बनेगी? पोल और फोकस के बीच में। फोकस क्यों? कि यही ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट पे रखा होता तो उसकी रे कैसे आती? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो टकरा के वो उसी एंगल पे वापस लौटती और आंख को वो कोई ना कोई पॉइंट तो नजर आता, और उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? फोकस। अब यार फोकस की डेफिनेशन दोनों के लिए मैंने बना दी है। फोकल पॉइंट क्या है? इमेज लोकेशन फॉर एन ऑब्जेक्ट एट प्रिंसिपल एक्सिस एट इनफाइनाइट। समझो जरा, क्या इस ऑब्जेक्ट के इसके सामने इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट रखा है, उसकी इमेज जहां बनी है वो कैसा है? उसको क्या बोलेंगे? फोकस। क्या ये रियल फोकस है वर्चुअल? रियल फोकस। यानी कॉनकेव का फोकस कैसा होता है? रियल। इनफाइनाइट पे रेस ऑब्जेक्ट की आ रही हैं और उसकी इमेज पीछे कहीं बनी है, इधर कहीं बनी है, तो बताओ ये रियल फोकस है या वर्चुअल फोकस है? कॉन्वेक्स का फोकस कैसा होता है? वर्चुअल। डेफिनेशन एक ही है, इनफाइनाइट पे रखे हुए ऑब्जेक्ट की जहां इमेज बनती है वही क्या है? फोकस है। बात क्लियर है? मैंने यार इनफाइनाइट, जीरो से इनफाइनाइट तक कहीं भी ऑब्जेक्ट रख दूंगा तो इमेज कैसी बनना है? पोल और फोकस के बीच में बनना है। पोल और फोकस के बीच में बनना है, और इमेज कैसी बनना है? वर्चुअल। लेकिन अगर कोई वर्चुअल ऑब्जेक्ट, क्या देखो मैंने ऑब्जेक्ट के तो सारे केस कवर कर लिए। सोचो अगर कोई वर्चुअल ऑब्जेक्ट यहां रखा हो फोकस के बियॉन्ड, यहां या यहां, उसका केस हमने कवर नहीं किया है, तो वो याद कर लें। वर्चुअल ऑब्जेक्ट अगर बियॉन्ड फोकस होगा, बियॉन्ड फोकस होगा, तो इमेज भी वर्चुअल बनेगी। सेंटर की सेंटर पे बनती है, हाँ। तो अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट बियॉन्ड फोकस है तो इमेज विल बी वर्चुअल एंड बियॉन्ड एफ बनेगी। ये इतने सारे पॉइंट मैंने एक डॉट इमेज के लिए, डॉट ऑब्जेक्ट की डॉट इमेज के लिए समझाए हैं। इनसे बहुत सारे कंक्लूजन्स बनते हैं, तो ये कंक्लूजन्स बनाना हमें आना चाहिए। क्लियर है? नहीं, अभी कुछ इसका होमवर्क नहीं है, अगली क्लास में हम इसके होमवर्क पे आएंगे।